वायदा कारोबार की हफ्ते का एक्सपायरी का आज है दिन और अब तक रहा कमजोर ट्रेड। आखिरी 1.5 घंटे में 22,000 और 11,300 ये है दो अहम लेवल जिसके आसपास बाजार कर रहे हैं कारोबार। क्या ये होल्ड होकर रिकवर हो पाए, फिर बढ़ेगी कमजोरी? कहां होगी एक्सपायरी और कैसे करें आज का ट्रेड और कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि ऐसे बाजार में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किन लेवल्स पर एक्सपायरी हो सकती है और ऑफ कोर्स काफी सारे स्टॉक्स हैं जो भरपूर एक्शन दिखा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है? इस समय की बड़ी बातें दीप यही है कि देखिए आज कमजोरी है, 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाए। निफ्टी 11,300 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां मुश्किल है। 22,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो अच्छा संकेत शायद नहीं है। बैंक्स और सेंसेक्स दोनों ही, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 300 अंक कमजोर है। बैंक्स, फाइनेंशियल, आईटी और ऑटो, ये 4 सेगमेंट ऐसे जहां पर दबाव है। मेटल निचले स्तरों से रिबाउंड होते हुए दिखे। रियल एस्टेट, पावर, होटल शेयरों में सेलेक्टिव खरीदारी आपको दिखेगी। यूरोप के बाजार 1 से 1.5% कमजोर है और डाउ फ्यूचर्स अब उतने बुरे नहीं जितने सुबह दिख रहे थे। 250 अंक सुबह दिख रहे थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर होकर 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी यहां पर आपको दिखेगी। तो कमजोरी का रुझान तो वहां पर नहीं, 250 पॉइंट अब भी कमजोर डाउ फ्यूचर्स आपको नजर आएंगे। जी दीप, तो ये है इस वक्त की बड़ी बातें और बड़ी खबरें। बिल्कुल। और अनिल जी, अब तक हम देख रहे थे कि ये जो 11,300 का स्तर है, 22,000 का स्तर है बैंक निफ्टी पर, ये दोनों लेवल्स बाजार होल्ड कर रहे थे, होल्ड करने पाने की कोशिश कर रहे थे। अभी 20-25 मिनट पहले ही थोड़ी बिकवाली का दबाव आया है यूरोप के खुलने के बाद। पर क्या संकेत लेना चाहिए? जैसे कि आप कह रहे थे एक रनिंग करेक्शन ही है, तो यहां से अगर और भी गिरावट आएगी तो थोड़ा बाजार को परेशानी आती हुई दिखती है या फिर संभल जाएंगे इन लेवल से? बिल्कुल दीप, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दे दें, क्योंकि कुछ बेहतरीन कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। मैं नहीं चाहता कि बाजार के मूड माहौल के साथ तो कहीं कॉल्स में हम लेट हो जाएं, और स्पेशली वागले साहब की कॉल्स बहुत जल्दी भाग जाते हैं, स्टॉक और एक्शन में आ जाते हैं। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी वागले साहब बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, पहले तो बड़ा थैंक यू, क्योंकि ये सही में ये भागने वाला कॉल है। टोरेंट पावर में बाय करके चले, नंबर 1 है ओपन इंटरेस्ट पे। मैंने जब आइडेंटिफाई किया था तो 362 362.50 था। ऑलरेडी 1-1.5-2 रुपया ऊपर आ गया, अभी 364 है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर भी बाय करे, 362 तक बाय करे। 358 का मेरा स्टॉप लॉस है, जो मेरे 1 से 1.5% के दायरे में बैठता है, और मुझे 372 तक की अपसाइड दिखाई देती है, जो शायद आज ही आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। एकदम वो स्टॉक है ये जो कभी भी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए आपको रखनी है तैयारी, खरीद कर चले। खरीदने और बेचने की और आपके लिए सलाह आती हुई दिख रही है। आइए पहले भसीन साहब से कर लेते हैं बात और करते हैं उनका स्वागत। वक्त है उनके लिए बिगुल का। तमाम वो सरकारी कंपनियां जो भसीन साहब ने रिकमेंड की है, जबरदस्त कमाल करती हुई दिख रही है आज के सेशन में, चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, क्या नहीं है, और कैश वाले भी, ईआईएल, एनबीसीसी। तो सर आज तो सरकारी कंपनियों का दिन है और आपका भी। बताएं सर, पहले तो अपडेट और उसके बाद मैं आपसे फ्रेश कॉल्स लेता हूं। बधाई पहले तो आपको इन सब तमाम बेहतरीन कॉल्स के लिए। हाँ, थैंक यू अनिल जी। तो ये शुरुआत है, तो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और अब दावे से मैं कहता हूं कि पीएसयूज विल बी द बेस्ट परफॉर्मर। इस कारण से सुबह जो आपको दिया था वो देखिए, पीएफसी आज 103 हो गया और आईसीआईसीआई बैंक 3% नीचे है। प्रॉफिट बुक कीजिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म किया है, लेकिन हेज करके चलिए, मार्केट कैन बी वॉलेटाइल, और ये मैं काफी दिन से कह रहा हूं। तो अभी भी मैं पीएसयूज पे बहुत बुलिश हूं अनिल जी, और अब आप कहें तो मैं दूंगा कॉल। 2 बाय है, 1 सेल है सर। जी सर, प्लीज बताएं। पहले बाय से करते हैं शुरुआत। तो बायज में सर सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो मेरी कन्विक्शन बाय है, वो है एचपीसीएल। 210 का भाव है, इसमें 206 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें अब न्यू टारगेट है सर 235 ट्रेडिंग और 275 रुपए।
275 का टारगेट आपको देखेगा जो HPCL की री रेटिंग होगी, बिकॉज BPCL इज नाउ ऑन द एनुअल। दूसरा बाय है सर ONGC, आप ये लेके चलिए 7.5% डिविडेंड यील्ड आया और इसकी मार्केट कैप इज एट 30% डिस्काउंट जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं। 80.5 का भाव है, इसमें 76.50 का स्टॉप लॉस और 98 to 100 का टारगेट। और मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए सेल है सर ऑन रिलायंस 2112-15 में 2145 का स्टॉप लॉस रखिए, 2070 का टारगेट। ओके, तो आप रिलायंस शॉर्ट कॉल दे रहे हैं बसिन साहब, थोड़ी निफ्टी की अपसाइड लिमिटेड रख रही है, 11,500 के ऊपर जाने में थोड़ा वक्त लगाएगा। बिल्कुल अनिल जी, और मैं वॉलेटिलिटी के आपको बता चुका हूं कि अपने आप को हेज करके रखना है। आई डोंट नो कितना ऊपर या नीचे, मेरे को नीचे की दिख रहा है और ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, इसलिए मैंने रिलायंस पे सेल दिया। परफेक्ट। तो दो सरकारी कंपनियों में और करनी है खरीदारी, HPCL और टारगेट बहुत ही जबरदस्त, इतने बड़े 275 का टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 206 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 235 का टारगेट के लिए पहले 225 का टारगेट था, उसे बढ़ाकर भसीन साहब ने 235 किया है। ONGC 80.5 81 के आसपास खरीदिए। 76.50 76 हाफ का स्टॉप लॉस है। 98 और 100 का टारगेट सामने बेचना है तो रिलायंस परफेक्ट है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपके लिए। 2145 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर भी आप बेच सकते हैं और 2070 तक के टारगेट के लिए। तो ये है बसिन साहब की तरफ से उनकी टॉप पिक्स। हाँ, अब दीप में आपका सवाल भूल गया, आपको सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूं, माफ कीजिएगा। नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि जो अहम लेवल्स थे 11,300 और 22,000, वो दोनों अभी तक होल्ड कर पाए थे। 1-1.5 बजे के बाद जो थोड़ी यूरोप खुलने के बाद एक बिकवाली का प्रेशर आया है, वहां से क्या संकेत लेना चाहिए, क्योंकि अब हम एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा और प्रेशर बढ़ते हुए दिखता है या इन लेवल्स पर संभल जाएंगे बाजार? दीप, ये आखिरी उम्मीद है, मतलब ये वो कहते हैं ना कि वो कई बार कहते हैं ना कि ये पेशेंट है ना, इसने 36 घंटे निकाल दिए और 72 घंटे निकाल दिए तो ठीक है, तो ये बच जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बचेगा। तो ये वैसे ही वाला मामला है। 21,900 बैंक निफ्टी पर ये लेवल होल्ड कर लिया, रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो 21,750 21,600 ये 150 पॉइंट की रेंज में जाकर आप रुकेंगे। 21,600 से 21,750 या 21,650 से 21,800 मान लीजिए, 21 से वहां तक फिर नीचे की जगह खुलेगी। और 11,300 अगर निफ्टी ने तोड़ा तो फिर 11,225 11,250 तक की जगह खुलती है। और देखिए आखिरी घंटे 1.5 घंटे में तोड़ना है एक्सपायरी के दिन, फिर ना फॉल थोड़ा शार्प आता है, क्योंकि जो 11,300 के पुट पर जो राइटर्स खड़े हैं तेजी की पोजीशन बनाकर, फिर वो अनवाइंडिंग तेज करते हैं। तो बिल्कुल मेक और ब्रेक वाला लेवल है। और आपके सवाल का जवाब मैं एग्जैक्टली सही इस वक्त नहीं दे पाऊंगा। उसकी रीजन ये है दीप के मुझे डेटा देखने और डेटा देखकर ही मैं आपको सही जवाब दे सकता हूं। तो मुझे 5-10 मिनट आपको देने होंगे। भले ही एक काम मैं कर सकता हूं कि 2:30 बजे की जो स्ट्रेटेजी है उसे मैं थोड़ा जल्दी दे दूं डेटा देखकर, आज एक्सपायरी का दिन है, बट एक बार डेटा देखना जरूरी है और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक डेटा, चार्ट और जो सब कुछ देखना है वो देख चुके हैं विश्वेश जी और तैयार है अपने बिगुल के साथ। वक्त है विश्वेश के विशेष का। थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्ट होने दीजिए। जैसे कनेक्ट होंगे विश्वेश जी के पास हम चलेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो विश्वेश जी का इंतजार करते हैं। कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज आने के लिए तैयारी में है, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले एक बार हमारी रिसर्च टीम के साथ बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी और संदीप हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कुछ अहम ट्रिगर्स जिन पर मार्केट की नजर है। बिल्कुल दीपांशु, किसी भी वक्त अब से एजेआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो सकती है, इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के मिनट्स जारी होने वाले हैं। एजीएम है चुनिंदा कंपनियों की, अपोलो टायर्स, टाइड्स फार्मा, टाटा स्टील और साथ ही टिमकेन इंडिया। इसके अलावा कल की अगर बात करें, कल वायदा बाजार में पीएनबी और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिस पर फोकस रहेगा। जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर करी है, जो इवेंट कल के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीसीएल के स्ट्रैटेजिक विनिवेश पर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक है। जेट एयरवेज बैंकरप्सी प्रक्रिया पूरी करने की कल टाइमलाइन होगी और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस राइट्स इशू के शेयर का अलॉटमेंट कल हो जाएगा। शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है और ये त्योहार शनिवार को जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन कल ही के दिन जी बिजनेस गणेश चतुर्थी के रंग में, इस त्योहार के रंग में रंगा दिखेगा और खास पेशकश का इंतजाम भी इस त्योहार के चलते
हमने किया है। और नतीजों के लिहाज से भी कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं, गुडफ्रिप, फिलिप्स, DHFL, मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे नतीजे सैटरडे को आते दिखेंगे। ओके, नजर रखते हैं इन सभी स्टॉक्स पर, कुछ स्टॉक्स जो आपके फोकस में हैं और साथ ही जो आपके लिए अहम इवेंट्स हैं। चलिए संदीप से भी जान लेते हैं कि आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में आए। बताइए संदीप, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। लिंकन फार्मा पहले इस पे नजर रखिए, इसके रिजल्ट्स आए थे उसके बेसिस पे ये आज फोकस में है। इनकी आय 7% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफे में 18.5% की ग्रोथ आई है, मार्जिन्स पे सुधार हुआ है, 20% वाले जो मार्जिन्स हैं वो बढ़कर आप देखिए 22% हो गए और मुनाफे में भी 23% की ग्रोथ है। 12.25 करोड़ वाला 15 करोड़ आया और स्टॉक में भी आप देखिए 2.5% के आसपास का उछाल है। आरती ड्रग्स जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। कुछ मिनट पहले ही खबर आई, इनकी बोर्ड ने डिसाइड किया है बोनस शेयर जारी करने पर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी है। तो एक सरप्राइज है कि 1 पर 3 शेयर आए हैं, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए स्टॉक में 14.5% के गेंस देखने को मिले हैं। आरबीएल बैंक इनकी प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर आज बोर्ड बैठक थी, उसको मंजूरी दी है। 8.8 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, 177 रुपए का भाव है, जिसके जरिए 1570 करोड़ रुपए जुटाने की बैंक की योजना है। और जब से ये खबर आई उसके बाद से आप देखिए हाई लेवल से स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है। इंफ्रा कंपनीज पे फोकस रखिए। सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी आई है कि फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन बढ़ाने के ऊपर सरकार का फोकस है। फिलहाल करीब 73% टोल कलेक्शन होता है, अगर आप टोल्स देखें तो उसमें 73% कलेक्शन हो रहा है फास्टैग के जरिए। इसे 100% करने के ऊपर सरकार की योजना है और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं और जो कि ग्राहकों को ये देने की यहाँ पे सरकार योजना बना रही है। तो तमाम जो टोल कलेक्शन वाली कंपनीज हैं उन पे आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़वायर के हवाले से खबर आई है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पे अक्टूबर मध्य तक हिस्सा बिक्री के लिए बोली मंगवाने का विनिवेश विभाग का लक्ष्य है। कुछ इनकी विवादित जमीन है उसको छोड़कर जो विनिवेश है उसके ऊपर अब फोकस किया जाएगा। हो सकता है किसी दूसरे PSU यानी कि सरकारी कंपनी को जमीन ट्रांसफर कर दी जाए और उसके बगैर ये विनिवेश का प्रोसेस फॉलो किया जाए। ब्लॉक डील्स की जहां तक बात है तो आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 18 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है 541 रुपए 50 पैसे पर। तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आपको रखना है फोकस। आइए फोकस कीजिए एक और बेहतरीन कॉल पर जो आ रही है विश्वेश जी की तरफ से बिगुल के बाद। ओके, तो विश्वेश जी लाइफ लाइन यूज करके स्पेशल कॉल के लिए आए हैं हमारे साथ फोन पर। विश्वेश जी बताइए क्या कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है लाइफ में? अनिल जी देखिए, मार्केट मेरे हिसाब से रेंज बाउंड ही है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही पे ऑफ कर रहा है। तो और उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक में मैं आपको बताऊं, स्टॉक जब ब्रेकआउट होके 1-2 दिन बाद अपने सपोर्ट पे वापस आता है तो वहां खरीदना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया, ब्रेकआउट चेंज नहीं कर रहे, सपोर्ट पे जब स्टॉक आता है तब एंट्री करते हैं। तो एक ऐसा स्टॉक चूज किया है, उस स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले सर ऑलमोस्ट 10% हायर था अपने सेशन में और उसका जो ब्रेकआउट लेवल था 645 का था। आज मेरे हिसाब से स्टॉक 660 पे आया और 660 से अब रिवर्स कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ब्रिलियंट रिस्क रिवॉर्ड है ग्रासिम में। करंट लेवल पे 665 चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 665 पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 645 का रखिए। और जिस हिसाब से 3 दिन पहले प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था, डिलीवरी था, मुझे लग रहा है स्टॉक एटलीस्ट 720 तक जा सकता है। तो 3 टारगेट के लिए बाय करिए, 680, 700, 720। और जिस हिसाब से थोड़े दिन पहले हम लोग ने क्यूमिंस बाय दिया था, टाटा मोटर बाय दिया था, टोरेंट पावर बाय दिया था, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक भी एटलीस्ट यहाँ से 5 to 8% दौड़ लगा सकता है आने वाले 3 से 4 दिनों में। सो बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है, सपोर्ट पे है। मुझे लगता है ग्रासिम को बाय करके होल्ड करना चाहिए। नजर रखिए ग्रासिम पर, यहाँ पर आप अच्छा ट्रेड बनते हुए देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स ग्रासिम का वोडाफोन आइडिया से भी डायरेक्ट लिंक है, जिस का की AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई अब शुरू हो गई है। लगातार चौथे दिन है ये सुनवाई, देखते हैं वहां से भी कुछ आउटकम आता है कि नहीं। अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट शेयर्स का। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सुबह से मार्केट नीचे ही बना हुआ है, बीच में थोड़ा सा ऊपर का मूव आया, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लोज के पास ही है। तो यहाँ पे सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ।
593 का भाव है। यहाँ पे सीएमपी पे इसको सेल करना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ एक वीक काउंटर है, पिछले 10 से 15 दिनों में हर उछाल में इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ के अंदर यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये सेल साइड में बेस्ट कैंडिडेट है। जब जब मार्केट गिरेगा एचडीएफसी लाइफ को सेल करके चलो, ये स्टॉक एक अच्छा खासा गिरावट दिखाएगा। 3 दिन पहले के स्टॉक के जो लो लगे थे 585, मेरे को लगता है वो ब्रेक होंगे। जैसे ही 585 लो ब्रेक होगा तो 570 रुपए से लेके 560 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे सेल का व्यू लेके काम करे। ऊपर के अंदर 603 605 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे बेस्ट सेल बन रहा है। 585 का इमीडिएट टारगेट होगा, वो लेवल टूटते ही 570 से 560 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह रहेगा। सुमित जी, जब से ये बेचारा निफ्टी में आया है तब से आप और आशु जी दोनों इसके पीछे पड़े हो, लगातार शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, और उस दिन से ये स्टॉक वापस कभी उठा भी नहीं। कुछ खास मतलब ऐसा ज्यादा प्यार हो गया क्या है, मतलब क्यों हर रोज शॉर्ट इसमें? मतलब अनिल जी, एक चार्ट बोल रहे हैं ये स्टॉक का। ये स्टॉक में आप देखो पिछले 15 दिनों में मार्केट में तेजी भी आई तो ये स्टॉक ने मंदी करी है। लास्ट 2 दिन में थोड़ा सा बाउंस किया तो मुश्किल से 15 रुपए का तेजी दिखाया और गिरने में सीधा 10 रुपए गिरता है, तो ये एक वीक स्टॉक का संकेत है और इंडिकेशन है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा फॉल के लिए तैयार है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जो ये रेंज बाउंड मूव में चल रहे हैं, जैसे ही अगर इनके अंदर कोई डायरेक्शनल सेल बना तो ये स्टॉक आप देखिए क्या जोर से गिरेगा। मतलब कोई आश्चर्य नहीं होगा ये स्टॉक अगर यहाँ से 10% भी नीचे आ जाए तो अभी मैं 10% का नहीं लूंगा टारगेट्स, लेकिन फिलहाल 585 का लेवल टूटते ही 570 तक के लेवल मेरे को एचडीएफसी लाइफ में लगता है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठ रहा है सेल साइड के लिए। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल शॉर्ट करने के लिहाज से। एक और स्टॉक है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है अच्छा खासा, कौन सा स्टॉक है? शॉर्ट करना है लॉन्ग, ये मैं नहीं, कुणाल जी और राकेश जी बताएंगे क्लोजिंग वाले शो का पहला बिगुल उन दोनों के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पीएसयू फ्लेवर्स में है, पॉजिटिव रुझान है, तो पीएसयू हैवीवेट ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, पिछले 10 दिनों के लो हाइस को स्टॉक ने तोड़ा है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, अच्छी खासी बड़ी रैली दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक इंडेक्स है निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, निफ्टी पीएससी इंडेक्स है, जिसको हम लोग कभी देखते भी नहीं है पलटकर। अनिल जी, इस इंडेक्स ने एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दिया है, एक पैटर्न बना है जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। 2600 के ऊपर निफ्टी पीएससी इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ है और आज आप देखिए अनिल जी, सारी सरकारी कंपनीज जो है वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। आरईसी, पीएफसी, एचपीसीएल, सभी सरकारी कंपनियों में रौनक है और ओएनजीसी लैगार्ड है जिसमें कि अब ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय ओएनजीसी में है, बहुत ही शानदार बेस बना है और ये स्टॉक जो है वो कैचअप प्ले करेगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 81 रुपए 25 पैसे पर 81.25 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 85 रुपए का 85 का, दूसरा टारगेट 87.5 का होगा। तो 87.5 के टारगेट के लिए ओएनजीसी में हमारी खरीदारी करें। बिल्कुल, ओएनजीसी पर नजर रखिए। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी इस पर खरीदारी की राय देकर गए थे और उनके भी काफी अग्रेसिव टारगेट से पोजिशनल बेसिस पर भी आप खरीद सकते हैं। टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है ओएनजीसी। जैन साहब, चल क्या रहा है इन सारे पीएसयू स्टॉक्स में? बाजार का एक्शन बढ़ते जा रहा है और अक्रॉस सेक्टर्स पीएसयूज जो हैं वो आपको एक्शन में आती हुई दिख रही हैं। डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, डिविडेंड प्लेज आ रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, या फिर एक नया सेक्टर मिल गया है बाजार को जिसकी वजह से इतनी तेजी बढ़ रही है? जैन साहब, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बहुत बड़े रन अप दे चुके हैं, या बाकी सेक्टर्स भी काफी रन अप दे चुके हैं। और पीएसयू जनरली देखिए पिछले 10 सालों में अंडर परफॉर्मर ही रहे हैं और इस रैली में भी कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं है। द ओएनजीसीज ऑफ द वर्ल्ड और कोल इंडियाज और ये सब जितने भी हैं, ये सब धीरे धीरे पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं। एक तो डिविडेंड का प्ले है, दूसरा जब दूसरे कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, तो पार्टिसिपेट ये भी करेंगे। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि इनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कॉल ले ले ऐसा नहीं है। इनमें आप लीजिए
और ये जो भी बाउंस है इसको प्ले कीजिए और प्रॉफिट भी बुक करने की सोचिएगा, क्योंकि ये अगर लॉन्ग रन में लेना तो फिर आपको डिविडेंड का जो प्ले है साथ में, डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं यही कहूंगा बीपीसीएल कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अभी भी ये भी करेक्ट हो चुका और डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जहां होता है वो सही रहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट की तलवार इवन आईआरसीटीसी और इन टाइप के जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है वहां पे भी लटकी हुई रहती है, तो करेक्शंस आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस ही रहें, बहुत एग्रेसिव होके बहुत ज्यादा बाइंग की नहीं सोचे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, थोड़ा कॉशियस रहें, बट ज़रूर जो रोटेशन की तरफ की वजह से मार्केट्स में इन सारे शेयर्स में तेज़ी आ रही है उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और देखिए, नज़र रखिए इन सभी स्टॉक्स पर, आपको बेहतरीन एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर हो रहा है। पावर स्टॉक्स में तो बेहतरीन तेज़ी है और कुछ चुनिंदा पावर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। उसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। एनबीएफसीज एक बार फिर से आपको एक्शन में आती हुई दिखेंगी, वहां पर भी नजर रखिए। बीपीसीएल यहां पर भी अभी ब्रेकआउट है, एचपीसीएल में अभी मूव आती हुई देखिए। वागले साहब, अब बीपीसीएल में भी ब्रेकआउट आ रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है, इस बार थोड़ा और एक्शन देख सकते हैं। ट्रेड है इधर कोई? दीपांशु, मैं अभी भी पावर स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। बीपीसीएल में हालांकि लग रहा है कि 422 423 तक जा सकता है, बट उसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं 1-1.5% के लिए प्ले नहीं करूंगा, तो मैं पास कर दूंगा इसको, मैं अवॉइड करूंगा। ओके, वागले साहब अवॉइड करेंगे बीपीसीएल को, बट सुमित जी के पास एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है बीपीसीएल के लिए। सुमित जी, बिगुल बजाऊं आपके लिए? बिल्कुल बजाइए दीपांशु, मैं जल्दी से इस पे देना चाहता हूं। बिल्कुल, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, कोई कोइंसिडेंस है, एकदम टाइमिंग हुआ है कि आपने पूछा और मेरे रडार पे आया बीपीसीएल। बीपीसीएल में कॉल लेने का सलाह रहेगा 415 का, जो कि 14.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल में सबसे बढ़िया बात, एक तो कल डोजी बनी है, कल का हाई लगा है और नीचे में 395-400 के पास, 395-400 के आसपास इसका सपोर्ट है और पास में इसके रेजिस्टेंस लेवल भी यही थे, तो वहां से सपोर्ट लेके अब ये घूम रहा है। और आज सबसे बढ़िया बात है कि इसका 200 डीएमए लेवल निकल रहा है, जो कि 417 के पास है। तो बीपीसीएल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा, जिसमें 430 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 415 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, 14.5 रुपए के आसपास, 15 के आसपास। नीचे में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 15 रुपए का अपसाइड मूव का मतलब हो गया बीपीसीएल में यहाँ से ऊपर में 20 रुपए से लेकर 24 रुपए तक का अपसाइड मूव 415 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बाय करें 415 का कॉल, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 रुपए से लेकर 24 रुपए तक के टारगेट। 2 से 3 दिन का स्ट्रेटेजी होगा ये। ये है आपके लिए बीपीसीएल पर राय इस वक्त आती हुई। ऑप्शन खरीदे 415 रुपए वाला, 15.5 रुपए के आसपास यहाँ पर आप कर सकते हैं एंट्री। ये एक स्टॉक है जो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पीएफसी आरईसी की हम बात कर ही रहे थे, दोनों स्टॉक बड़ा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आज का एकमात्र शॉर्ट कॉल सुमित जी ने दिया है, बाकी आज इस कमजोर बाजार में भी सारे के सारे लॉन्ग कॉल्स ही आए, एक भी शॉर्ट कॉल आया नहीं। जैन साहब, जरा इसका मतलब समझाइए। बाजार कमजोर है और हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल में सुबह से लेकर अब तक, सुबह वाले सेशन में तो एक ने भी शॉर्ट कॉल नहीं दिया, शाम वाले में खाली एक सुमित जी ने एचडीएफसी लाइफ निफ्टी का स्टॉक बोला कि बेचो, और थोड़ा बसीन साहब अभी एक स्टॉक बोल गए, कौन सा, रिलायंस। बाकी कहीं शॉर्ट कॉल। इसका क्या मतलब निकाले? बाजार तो वीक है और शॉर्ट कॉल आ ही नहीं रहे, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए बहुत सही है। देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो इंडेक्स को आप देखिए अनिल जी, अभी भी मिड कैप 100 जो है बहुत बढ़िया चल रहे, 108 पॉइंट ऊपर है, और जो बड़े स्टॉक्स है चल चुके हैं। और वेरी फ्रैंकली अभी मैं जस्ट मेरी रिसर्च टीम से डिस्कस कर रहा था शो के पहले कि क्या टाइप की बाइंग होनी चाहिए, क्या टाइप का लेना चाहिए, तो वहां पे पीएसयूज के नाम आ रहे थे। और जब अनिल जी, जब जो क्वालिटी के स्टॉक्स जो लास्ट परफॉर्मर्स रहते हैं वो जब चलने लगते हैं तो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चल रहे हैं और बहुत सही है कि सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा चुन चुन के ये जो पीएसयू स्टॉक्स की अभी बात हुई थी वही चलेंगे। बाकी ओवरऑल मैं तो अनिल जी कहूंगा कि वाकई में माल लेने के लिए बहुत सोच सोच के लेना पड़ेगा। स्टॉक्स तो मिड कैप और स्मॉल कैप में हम तो ढूंढ ही रहे हैं और रोज दे ही रहे हैं, और वहां पे अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। कई स्टॉक्स जिक्र करते हैं, आज भी जैसे एक बहुत बढ़िया स्टॉक
आप लोगों ने जिक्र किया था डीएफएम फूड्स, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मेरी एक हिस्ट्री है इस स्टॉक के साथ अनिल जी, कि डेली फ्लोर मिल्स इस कंपनी का नाम ऐसे फुल फॉर्म देखते हैं, मैदा बनाती थी ये कंपनी और बहुत सालों तक बहुत खराब लिस्टिंग दी थी। और 6 अप्रैल 1995 जब मैं आईपीओ का काम किया करता था छोटा मोटा, तब मैंने इसमें अप्लाई किया था। और उसके बाद जो कंपनी में चेंजेस आए हैं 2010 के बाद और 2016 के बाद, जबरदस्त एक प्रोफेशनल लुक, और 2016 में ये लोग एनएसई में लिस्टिंग हुए हैं। बहुत जबरदस्त कंपनी कर रही है, क्रैक्स है और ये सारे विज और ये सब ब्रांड है। तो ये काफी दिनों से मेरे भी रडार पे था और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुना है ये स्टॉक। और ऐसे बहुत कम लिस्टेड कंपनीज है, प्रताप स्नैक्स है एक, ये है, और जहां पे बाहर के इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक मालामाल वीकली का एक स्टॉक था। सॉरी मैंने लिबर्टी लिया उस स्टॉक के बारे में, थोड़ा सा मेरी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई थी इसलिए मैंने बताया। अच्छा, इसके जैन साहब पुराने प्रमोटर भी जैन ही थे ना इसके? एग्जैक्टली ये आप एकदम सही पकड़े अनिल जी। एक्चुअली जैन थे और उस टाइम पे क्या होता था, आईपीओ जब आते थे ना तो बड़ी ये सभी चीजें देखते थे कि जैन है, दिल्ली है, डेली फ्लोर मिल है, मैदे की कंपनियां हुआ करते थे। और उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी और ये मैदे का काम बड़ा काम माना जाता था। और हमारे भी कई समाज में ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स लगाए हुए थे उस टाइम पे, तो उनसे सुना करते थे और इसकी लिस्टिंग हल्की हुई थी। और बहुत सही आपने पकड़ा है, जैन था, तो इसलिए मेरे को उस टाइम पे नोटिस में भी आया था और मैंने अप्लाई भी किया था। बिल्कुल। एक में कुणाल जी भी कुछ कहना चाहता है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी एक सवाल कर रहे हैं, खुद नहीं पूछ रहे हैं, मेरे थ्रू आपसे पूछना चाहते हैं। तो अनिल जी सवाल ये है कि क्या आपने क्रैक्स खाया है, पहला सवाल। और अगर क्रैक्स खाया है अनिल जी तो कभी क्या उंगलियों में फंसाया है उसको? तो ये 2 सवाल हैं बंसल जी के, तो जवाब दीजिए अनिल जी। ईमानदारी की बात है, मैंने नहीं खाया है, लेकिन उंगलियों में फंसाकर खाने वाला काम स्कूल में किया है। वो पीले और पिंक कलर की और वो ऑरेंज कलर की जो आती थी, वो 5 लेते थे और वो 5 एक उंगली में फंसा के वो खाते थे। वो स्कूल के जमाने में खाया है, लेकिन अब क्रैक्स है ना थोड़ा लेट लॉन्च हुआ है। अब वो क्रैक्स वाला जमाना हमारा चला गया है, तो अभी क्रैक्स कुरकुरे ये मैं तो अनिल जी अभी देरी नहीं हुई है। बड़ा स्कूल के जमाने में बंसल जी पक्का खाया है इनसे। अनिल जी अनिल जी देरी नहीं हुई है, बिल्कुल। अगर देरी नहीं हुई है, आप अभी कह भी रहे शुरू हैं कर कि सकते इस हैं तरह आप के चाहें क्रैक्स है जो 100% अगर इसको उंगलियों में फंसाकर खाने लायक चीज है तो बिल्कुल टेस्ट किया जाएगा। और कल आशीष को जरूर पूछूंगा, क्योंकि आशीष ने मालामाल वीकली में रिकमेंड किया है, तो आशीष को पूछा जाएगा कि आशीष ने टेस्ट तो किया है ना रिकमेंड करने के पहले। तो ये बात सही है कि हाँ, ये सब करने की भी एक उम्र होती है, मजा आता है। हालांकि वैसे कोई ऐसा अलग से वापस कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, और इस तरह की मस्ती चलती रहनी चाहिए लाइफ में, तभी मजा है। अच्छा बाय द वे, मस्ती से याद आया, मस्ती की पाठशाला कल आप सब लोग तैयारी कर लीजिए, और आप सब लोगों के लिए टॉपिक कल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि आपकी जिंदगी में एक कोई भी विघ्न, इन्वर्टेड कॉमास में है विघ्न, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी विघ्न है और वो आप चाहते हैं कि गणपति उसे दूर करें, तो बस इस उत्सव पर गणपति जी आपका कौन सा विघ्न, कौन सी बाधा, कौन सी तकलीफ, कौन सा दुख दर्द, और जैन साहब आपसे लिस्ट है कि आप लंबी 8-10 वाली लिस्ट न लेके आए, सिर्फ अपनी जो वाकई में सबसे बड़ी वाली परेशानी है, क्योंकि गणपति जी को भी सब लोगों को देखना है, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही करेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम सबकी कौन सी है वो कल आप अपनी प्रॉब्लम रखें, तो कोशिश होगी कि देखिए गणपति बापा सुने और कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो कल मस्ती की पाठशाला में आप अपनी तैयारी करके, तैयारी शुरू कर दी है ना जैन साहब? तैयारी शुरू है आपकी? सोचने लगा, मैंने अभी मेरी डाइनिंग टेबल पे है, वाइफ से भी डिस्कस किया खाना खाते टाइम पे, तो उसने तो बोला कि अपनी सोच को ही बदल लो, बाकी तो सब ठीक है। क्या वाह, ये तो उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका विघ्न है, आप अपना अलग से लेकर आए। ये उनका तरफ से है। चलिए 2:30 बज चुके हैं, बढ़ते हैं आगे, और आइए दीप अब कर लीजिए शुरुआत 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बताते हैं स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, आज सुबह से हम देख रहे हैं ग्लोबल क्यूज तो कमजोर ही रहे हैं, हालांकि जैसे आप भी स्टार्टिंग में बोल रहे थे सर, डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी हुई है, अब पर अभी भी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट वहां पर आपको दिखेगी। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर भी लगभग 0.5% की गिरावट है इस समय। यूरोप की काफी कमजोर शुरुआत हुई है, 1 से 1.5% की गिरावट सारे के सारे यूरोप के बाजारों में आपको दिखेगी। और आज एशिया में
भारी बिकवाली का प्रेशर देखा गया था सर। 1.5% नीचे हांगकांग था, चाइना भी 1.5% नीचे था, जापान भी 1% नीचे था। तो कमजोरी तो जरूर दिख रही है सर ग्लोबल संकेतों से। बताइए हमारे इंडेक्सेस पर क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? जी दीप, मैं आपको आखिरी घंटे की स्ट्रेटजी बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको डीएफएम फूड पर फिर से ले जाना चाहता हूं। और मैं कई बार, आपको याद है, मैं कहता हूं कि क्वालिटी अफोर्ड करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम 3:30 बजे शो खत्म करते हैं और जब हम बताते हैं कि शाम को क्या अच्छा आपको देखना चाहिए, क्या क्वालिटी कंटेंट देखना चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी बिजनेस के जो दर्शक हैं ना, वो क्वालिटी के मामले में सबसे आगे हैं। अभी अभी हमारे एक दर्शक हैं धर्मेश देसाई, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने डीएफएम फूड का फुल फॉर्म लिख कर भेजा है, दिल्ली फ्लोर मिल्स, दिल्ली फ्लोर मिल्स, ये उन्होंने लिखे हुए। ये है वो ऐसे दर्शक हमारे जो अपडेटेड रहते हैं, और जहां हम अपडेटेड नहीं है वहां हमें तुरंत करते हैं। इसको कहते हैं क्वालिटी कंटेंट देखना और क्वालिटी कंटेंट देना। तो हमारे दर्शक भी हमें और ज़्यादा समझदार बनाते हैं और ज़्यादा जागरूक बनाते हैं। तो कई बार जब मुझे पता नहीं होता, मैं बोल देता हूं, तो मुझे तुरंत 5-15 मैसेज आ जाते हैं, जल्दी से आपका वो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जी बिजनेस के दर्शक सबसे आगे हैं, आप सबसे आगे हैं, और इसीलिए आप पसंद करते हैं तो जी बिजनेस है, सीधी बात है। तो ये है डीएफएम का फुल फॉर्म। जैन साहब, आपको तो ध्यान हो गई, आपको तो हमेशा ध्यान रहता ही है, नहीं तो दिल्ली फ्लोर मिल्स यही है ना जैन साहब, यही आया था इशू की वजह से सुनाई अच्छा आप बोले थे, माफ कीजिएगा मैं मिस कर गया। नहीं कोई नहीं अनिल जी, बिल्कुल ओके। तो मुझे मैं मिस कर गया, तो शायद इसलिए मुझे लगा कि किसी हमारे दर्शक ने लिखकर भेजा है। चलिए आइए, अब आपका सवाल जो है डेटा पर। देखिए पहली चीज में 11,300 दीप, 11,300 28 लाख शेयर आज जुड़े हैं, वो छोड़ दीजिए, अब बाकी आज सारे आज ही हैं। 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में 11,300 पर, और वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो होल्ड होना चाहिए। प्लस 26 लाख शेयर कॉल राइटर्स भी खड़े हैं वहां पर, उसमें से 20 लाख आज ही जुड़े हैं। तो अब आखिरी 1 घंटे में आप 11,300 के नीचे नहीं जा रहे, तो यहां पर जैसे थोड़ा सा 11,275 11,300 अगर आया तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। डेटा के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि 11,300 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ये लग रहा है, लेकिन नहीं होगी मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए दोनों में फर्क है, नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए में फर्क है। क्या फर्क है बताता हूं। 11,300 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा डेटा बता रहा है, और 11,400 के ऊपर नहीं होगी, ये भी डेटा बता रहा है। अब आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया क्यों? क्योंकि 11,400 का डेटा बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर हो ही नहीं सकती। 1 करोड़ 2 लाख शेयर वहां पर कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो 11,400 का डेटा तो ऐसा बता रहा है कि ये टूट नहीं सकता। 2 रीजन, एक बहुत ज्यादा ओपन पोजीशन है, दूसरा वहां से आप बहुत नीचे हैं, दोनों हैं। देखिए दोनों चीजों को आपको साथ में मिला के देखना होता है। तो ये एक चीज है। ज्यादा संभावना दीप जो दिख रही है मुझे डेटा के लिहाज से, वो ये दिख रही है 11,300 से 11,350 की रेंज में एक्सपायरी होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। और उसमें भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो 11,315 11,325 की रेंज में मैं एक्सपायरी देख रहा हूं, यानी कि आखिरी 1 घंटे में मैं एक्सपायरी लगभग इन लेवल के आसपास ही देख रहा हूं। इसमें रिस्क क्या है? बड़ा मूव कब आ सकता है? अगर आज का लो तोड़ता है निफ्टी 11,290, तो आप 11,250 तक की तैयारी रखिएगा, और 11,350 पार करता है तो 11,400 तक की तैयारी रखेगा। तो संभावना कम है, और 11,290 11,350 ये आखिरी घंटे की रेंज होगी, और ज्यादा संभावना ये कि 11,325 के आसपास 11,315 से 11,335 की रेंज में कहीं न कहीं यहाँ एक्सपायरी हो जाए। तो एक्सपायरी लगभग इन्हीं लेवल पर होनी चाहिए डेटा के लिहाज से, बहुत ऊपर या बहुत नीचे ना हो, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आप इसको ये मत सोचिए कि भाई इसका मतलब कुछ है ही नहीं है, लेकिन अगर इसी लेवल पर एक्सपायरी होनी है और वही लेवल अगर हम सही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड लेंगे और मार्केट में मूव नहीं आया तो भी आपका ट्रेड वेस्ट होना है। तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये भी एक डिसीजन है, और ये डिसीजन भी आपका सही होना चाहिए। तो मेरी राय ये होगी कि मैं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देख रहा हूँ। 11,290 टूटेगा तो ही शॉर्ट करना है, 11,350 के पार निकलेगा तो ही लॉन्ग करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ये आपके लिए एक्सपायरी की बात होगी। बैंक निफ्टी 21,800 21,900 बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, स्पेशली 21,800। तो दीप ऐसा लगता है कि इसके नीचे एक्सपायरी होने की चांस कम है, 21,800 के नीचे नहीं होगा। 22,000 22,100 ये
100 पॉइंट की रेंज है जो बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी नहीं निकलेगा। तो अब 22,100 पार नहीं होगा, 21,800 21,900 नहीं टूटेगा। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा संभावना है कि 22,000 के आसपास बैंक निफ्टी एक्सपायर हो जाए। अब 22,000 के आसपास होना, वहीं पे उसके आसपास ही आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक्सपायरी का ट्रेड नहीं बनता है। कल के लिए जो ट्रेड बनेगा 3:20 पर बताऊंगा। डेटा एकदम बैलेंस्ड है दीप, ये साफ दिख रहा है जी। डेटा बैलेंस्ड है, कुछ ज्यादा मूवमेंट इंडेक्स पर नहीं आने वाला है। जिन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको एक्सपायरी दिखेगी। तो आखिरी 1 घंटे में कुछ बड़ी मूव आने की संभावना काफी कम है इस समय, पर स्टॉक्स पर भरपूर एक्शन है। एक और कॉल आपके लिए तैयार है सुमित जी की तरफ से। बताइए सुमित जी। दीपांशु, 264-265 का भाव है। स्टॉक का नाम है कल्पतरू पावर, जिसका सिंबल है कल्पत पावर। ये स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। कल्पतरू पावर के अंदर ब्रेकआउट है, 7 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है स्टॉक के लिए। स्टॉक ने पिछले 3 से 4 महीने में लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट लिया है वहां से बाउंस बैक देखने को मिला है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं और 270 के ऊपर निकलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 280 रुपए से लेके 300 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर जिस तरह का वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक में यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो 254-255 नीचे में स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक पे खरीदारी करें। 280 का पहला टारगेट होगा, 300 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 2 से 4 दिन का व्यू लेके चलना है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है जल्दी ये टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके अच्छा सुमित जी, ये बताओ कि आपने आधा घंटे के अंदर 3 कॉल दे दिए। पर कॉल मतलब ऑन एन एवरेज मतलब 2:10 तक तो आपको वैसे भी चांस नहीं मिला, ठीक है, 2:10 के बाद या तो हर 10 मिनट में एक कॉल। इसका राज क्या है? इतने धड़ाधड़ कॉल आपके कौन से सॉफ्टवेयर से निकलते हैं? मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस या चार्ट्स की सॉफ्टवेयर की फिटनेस? इसकी फिटनेस का राज बताइए। अनिल जी, ऐसा है कि आज ये रोज ऐसे कॉल नहीं निकलते, वरना रोज हम लोग एकदम सुस्त की तरह बैठे रहते हैं जब मार्केट में मोमेंटम नहीं आता। आज मार्केट्स के अंदर कैश वाले स्टॉक सुबह से ही ज्यादा मोमेंटम है, तो आज कैश के स्टॉक पकड़ में आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात कैश के स्टॉक्स में जो देखने को मिल रही है आज, कि स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है और मोस्टली स्टॉक्स 200 डीएमए लेवल्स टूट रहे हैं। आप देखिए, सुबह हमने दिया था एसजेवीएन डे हाई पे है, फिर हमने दिया था एनबीसीसी डे हाई पे है। तो जो स्टॉक्स अब दे रहे हैं वो उनके अंदर वन वे अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, हमको देना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो। मार्केट चुस्त है, मतलब सबसे ज्यादा फिट मार्केट है। मार्केट फिट तो कॉल सुपर हिट, और इसीलिए नाम है सुमित जी के सुपर हिट। आइए, घरेलू फंड और एफआईज का एक्शन किस तरह का हो रहा है, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है देवांशी ने, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए ये इंटरेस्टिंग डेटा आता हुआ दिख रहा है कि अगर आप पिछली तिमाही यानी कि अगर जून तिमाही की अगर हम बात करें तो डीआईज ने जो निफ्टी 500 या निफ्टी 50 में जो खरीदारी की है वो 5 साल के ऊपरी स्तर पर आती हुई दिख रही है। ये जो 5 इयर्स हाई पर है वो निफ्टी 500 में इनका हिस्सा है, इस पर आप ध्यान रखें। तो हम देख रहे हैं कि कई ऐसे जो वॉल्यूम्स हैं कई स्टॉक में या जो कैश मार्केट में जो स्टॉक्स हैं इसमें जो वॉल्यूम्स है ये लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जो डीआईज या घरेलू निवेशक हैं इनकी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ती हुई रही है। इसके विपरीत अगर आप एफआईज का ट्रेंड देखें तो जून तिमाही में इनका हिस्सा कम होता हुआ दिखा है निफ्टी 500 की कंपनियों में, और 5 साल के निचले स्तर के करीब आता हुआ दिख रहा है। मार्जिनली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन अभी भी इनका जो हिस्सेदारी है वो इतनी ज्यादा आती हुई नहीं दिख रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं निफ्टी 500 या निफ्टी 50 की बात करूं तो जून तिमाही में डीआईज ने करीब 50% निफ्टी की जो 500 की कंपनीज हैं इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 68% से ज्यादा की कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। इसके विपरीत अगर मैं एफआईज या विदेशी निवेशक की बात करूं तो निफ्टी 500 कंपनियों में 68% कंपनियों से भी ज्यादा ऐसी कंपनी है जहां पे उन्होंने अपना हिस्सा कम किया है। और अगर मैं निफ्टी 50 कंपनीज की बात करूं तो 74% कंपनीज से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जहां पे उनकी जो हिस्सेदारी है वो इस तिमाही में कम होती हुई दिखी है।
इसके अलावा आप देखिए जो जून तिमाही थी इसमें कौन से सेक्टर्स थे जिन पे इनका फोकस था, तो आप देखिए जो घरेलू निवेशक हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी शेयर्स में इन्होंने खरीदारी की है, वहीं एफआईज ने इन शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। और साथ ही अगर एफआईज की बात करें तो ऑयल एंड गैस इनका फेवरेट रहा था, साथ ही कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट शेयर्स ऐसे थे जहां पे इन्होंने खरीदारी की है। और इसके विपरीत घरेलू निवेशक ने ये सारे सेक्टर्स में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। और साथ ही आप देखिए कुल मिला के इस बार एफआईएस का जो निवेश था वो करीब $420 करोड़ का आता हुआ दिखा है जून तिमाही में। और डीआईएस की बात करूं तो $170 करोड़ का निवेश यहाँ पे डीआईएस की तरफ से आता हुआ दिखा है। और साथ ही अगर टॉप 5 ऐसे सेक्टर्स देखें जहां पे इनकी खरीदारी आती हुई दिखी है, मैं सबसे पहले डीआईएस की बात करती हूँ। निजी बैंक दोनों ही एफआईएस और डीआईएस अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है और वेटेज वाइज इनकी पोजीशंस काफी हैं। सबसे पहले डीआईएस में निजी बैंक में इनका हिस्सा करीब 15% का है, कंज्यूमर सेक्टर में करीब 13% का हिस्सा है, तेल एंड गैस या ऑयल एंड गैस में आप नजर कीजिए करीब 12% हिस्सा होल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी में करीब 10% का हिस्सा है और एनबीएफसीज में इस बार करीब 6% तक की हिस्सेदारी है। एफआईएस की अगर बात करते हैं निफ्टी 500 कंपनीज की, तो आप देखिए निजी बैंक में इनका जो हिस्सा है करीब 22% का है, ऑयल एंड गैस 13% के आसपास और टेक्नोलॉजी में करीब 11% की हिस्सेदारी और कंज्यूमर में करीब 10% की है। हेल्थ केयर में भी इन्होंने खरीदारी की है, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदारी की है, लेकिन निफ्टी 500 की वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो ये 5 सेक्टर्स हैं जहां पे एफआईएस और डीआईएस दोनों ने खरीदारी की है या बिकवाली की है। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग रिसर्च जहां पर एक्शन भरपूर है। इसी में एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं। श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटीज वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, आपका स्वागत है। भारती एयरटेल आपने काफी समय से इसे रिकमेंड किया, 250-300 रुपए से लगातार बुलिश रहे, स्टॉक भागा भी, चला भी, मजबूत भी रहा, अब थोड़ा सुस्त हो गया, ढीला हो गया। इसको वापस खरीदना है क्या? पहला सवाल। खरीदना है तो कब? दूसरा सवाल। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, वैसे भारती में एक करेक्टिव पैटर्न की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च के महीने में जब मार्केट गिरा था तो इसके 360 के लेवल्स आए थे और 360 वाला ये स्टॉक कुछ ही हफ्तों में, यानी कि 10-12 हफ्तों में, और मई के पकड़ लेते हैं कि एंड तक ये स्टॉक 600 रुपया हो चुका था, यानी कि डबल हो चुका था। तो ये जो प्राइस वाइज जो एक अप्रिसिएशन हुआ था उसका एक टाइम वाइज करेक्शन आना चाहिए था, वो टाइम वाइज करेक्शन आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टाइम वाइज करेक्शन पूरा भी हो चुका है। तो टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा हुआ है, प्राइस वाइज भी करेक्शन पूरा हुआ है। और मुझे लगता है 510, 511 ये ऐसे लेवल्स है कि जहां पे ये कंसोलिडेट अभी होना चालू हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें काफी जोर से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल से ही इसे बाय किया जा सकता है। और मुझे लगता है जो भी इवेंट है, अभी इवेंट तो अनफोल्ड हो ही जाएगा 1 या 2 दिन में, लेकिन ये जो स्टॉक है ये प्राइस से डेफिनेटली लेने जैसा है। हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे क्योंकि इवेंट है, तो इवेंट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। 490 के स्टॉप लॉस के साथ भारती को बाय करें और जो टारगेट्स रखने हैं वो कम से कम टारगेट्स रखने हैं 590 के और मैक्सिमम टारगेट्स रहेंगे 650 रुपए के। ओके, ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर खरीदारी करने की राय श्रीकांत जी की तरफ से। निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए नितिन जी तैयार हो रहे हैं। नितिन जी कह रहे हैं आज साइडवेज दिख रहा है, जो डेटा मैंने पढ़े हैं ऑलमोस्ट नितिन जी ने भी वही पढ़े हैं, बोल रहे कि कहीं प्रीमियम खा न जाए ऑप्शन सेलर, तो उसके लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं कल के लिए कॉल का। तो नितिन जी का थोड़ा आपको करना होगा इंतजार, लेकिन उससे पहले 250 पर आपको मिलेंगे बसीन साहब उनकी बेहतरीन पिक्स के साथ। और उससे पहले होटल शेयरों में तेजी क्यों है, पहली बात है, तो इन्हें खरीदें या ना खरीदें। दूसरी बात, ये दोनों ही सवाल अगर आपके मन में तो इसका जवाब तैयार है। कुशल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए कौन सी होटल आपको पसंद है? बिल्कुल अनिल जी, तो होटल्स में तो डेफिनेटली इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस आपकी वैल्यूएशन है इसकी। पर सबसे बड़ा जो कारण है जो आप अभी बात कर रहे थे, होटल शेयरों में आज तेजी का जो कारण बना है वो ये है कि दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है इनफैक्ट होटल्स खोलने की, और ये अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के तहत होटल्स खोले जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से ये अप्रूवल
अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है और उन्होंने ये होटल्स जितने भी हैं दिल्ली में वो खोलने की अनुमति दे दी है और 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद जो है आपको दिल्ली में फिर से होटल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली आगे के लिए जो भी ट्रैवलर्स होंगे और जो अभी जाना आना कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी राहत वाली बात है, जिस हिसाब से आपको देश की राजधानी में होटल्स खुलते हुए वापस से नजर आएंगे। और यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ये भी देखना होगा कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने 6 अगस्त को एक नया प्रपोजल भेजा था कि आप होटल्स खोलने की मंजूरी दे दीजिए और अब फाइनली ये अप्रूवल आता हुआ दिखा है जो डीडीएमए है उनकी तरफ से। साथ ही आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि दिल्ली में जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इनकी जो दिल्ली की जीडीपी है उसमें होटल्स का कंट्रीब्यूशन 8% से भी ज़्यादा का है। तो इकोनॉमी के लिहाज से भी जो है कंपेरेटिवली ये काफ़ी बड़ा स्पेस है जो अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है और इकोनॉमी में जो है ये फिर से कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से आप देखिए काफ़ी सारे होटल्स जैसे EIH, इंडियन होटल्स, ताज GVK, कामत होटल्स, सभी स्टॉक्स में आपको 5 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये है आपके लिए होटल शेयरों में तेजी की वजह। दिल्ली में होटल खुलने की तैयारी है। कुशल जा नहीं सकते लेकिन कुशल रिकमेंड कर रहे हैं जो जाना चाहे, कुणाल जी, राकेश जी और हमारे नितिन जी जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले नितिन जी आप अपना निशाना लगाएं निफ्टी पर, एक बिगुल कुणाल जी, राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है टीवीएस मोटर पर, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, बिल्कुल निफ्टी की मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, स्लो एंड स्टेडी बिल्डअप हमने टीवीएस मोटर में होता हुआ देखा। सारे ऑटो काउंटर्स बिल्कुल आग लगी हुई है और अब टीवीएस मोटर्स की बारी है। ब्रेकआउट 440 रुपए के ऊपर हुआ है और 470 से पहले कोई बाधा नहीं है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 440 जो कि ब्रेकआउट का लेवल है वहीं पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर पहला टारगेट 460 रुपए का, दूसरा टारगेट 468 रुपीज का, 468 रुपए का दूसरा टारगेट। और अनिल जी आपकी जानकारी के लिए मुझे ताज होटल्स भी पसंद हैं और ओबेरॉय होटल्स भी पसंद हैं, तो EIH और इंडियन होटल्स आप जो चाहें उसमें मुझे पार्टी दे सकते हैं। कुशल से संपर्क करें, रिसर्च उन्होंने किए, लिंक उन्होंने किया, मैं आपको चाहे तो उनका नंबर भेज दूंगा और आप जब जाएं कृपया मुझे भी बुलाएं, मैं भी आप ही के साथ लाइन में खड़ा हूं। तो सीधी बात है, तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये है आपके लिए होटल शेयरों पर रिसर्च का नतीजा, जो करेगा वही ट्रीट देगा, सीधी सीधी बात है। आइए टीवीएस मोटर्स, और जब आप टीवीएस मोटर रिकमेंड कर रहे हैं तो बाइक पर राइड भी आपको ही करवानी है। कुणाल जी ये भी ध्यान रखिएगा, बंसल जी। इस बीच आइए नितिन जी है तैयार, नितिन जी लगाएंगे निफ्टी पर निशाना और उसके ठीक पीछे हम बात करेंगे बसीन साहब से। तो पहले नितिन जी के लिए बिगुल। बताएं नितिन जी क्या करना है? 11,300 के आसपास सपोर्ट है और बार बार बाउंस होने की कोशिश हो रही है, तो इसमें हम 11,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे अगली एक्सपायरी की, जो 120 के आसपास अभी है। नेक्स्ट वीक जो मंथली एक्सपायरी है, इसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज का रखेंगे और टारगेट 160 का रखेंगे। और लेना कितने में है सर? ये 120 के आसपास अभी रेट चल रहा है। अभी फिलहाल 115 से वापस बाउंस हुआ है, थोड़ी मार्केट में बाउंस आ रहा है इस लेवल से, क्योंकि आज नॉर्मली आज तो मार्केट में कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम खत्म हो गए जो करंट वीक के हैं, बट अगले वीक में हम 11,300 की कॉल ऑप्शन 120-21 चल रही है, इसी रेट पे लेना है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर भी कोई ट्रेड है नितिन जी या खाली निफ्टी? नहीं, खाली निफ्टी पे अनिल जी, बैंक निफ्टी पे नहीं। एक बार मैं नितिन जी सोच रहा हूँ जब ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाए, लाइफ नॉर्मल हो जाए, तो आपके और सुमित जी की एक मुझे मीटिंग करवानी है। तो या तो सुमित जी के कॉल कम हो जाए या आपके बढ़ जाए, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि सुमित जी के कम हो, थोड़ा सुमित जी का डोज आप तक पहुंचा के आपके भी कॉल बढ़ जाए। बड़े मुश्किल से धीमे धीमे थोड़े थोड़े देते हैं नितिन जी, ऐसा क्यों? अनिल जी अब लास्ट 3-4 दिनों से कुछ खास प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हो रखी है, तो जब प्रॉफिट सही होगा तो फिर ज्यादा कॉल्स देंगे।
एब्सोल्युटली, मैंने जानबूझ के आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप इंडेक्स पर ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स पर ट्रेड साफ साफ नहीं बन रहा है, तो ट्रेड नहीं लेना भी अपने आप में एक आर्ट है, साइंस है और मैथ भी है। तो उसको मास्टर करना भी हर किसी के बस की बात नहीं तो किसको अच्छा नहीं लगता है टीवी पे 5-15 कॉल धड़ाधड़ दे दे, 5 में से कुछ न कुछ 2-5 के स्टॉप लॉस हिट हो भी गए तो 8-10 के तो हो ही जाए, टारगेट हिट हो ही जाएंगे। तो नितिन जी भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन नितिन जी भी बहुत संयम के साथ इंडेक्स पर रहते हैं। और बाकी स्टॉक में तो हमारे सुमित जी मास्टर है ही हैं, सुमित जी के सैटेलाइट। और अभी सुमित जी का कौन सा कल्पतरू, ओहो दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, 6-7% मजबूत हो गया कल्पतरू। सुमित जी को स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज करने तो जल्दी से बता दीजिए। अनिल जी, मेरे भी कॉल्स कभी कभी आते हैं, वरना मैं भी दिन में बहुत बार ऐसे होता है कि 2-3 कॉल ही मुश्किल से निकलते हैं। तो जब मार्केट साथ देता है अनिल जी तब हम निकालते हैं, नहीं तो आराम से बैठते हैं। और जहां तक कल्पतरू पावर का सवाल है, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ला सकते हैं। 271 के ऊपर का मूव अभी देखने को मिला है और ये 270 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिली तो 280 से 300 रुपए तक के लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। अरे भाई साहब, मैं नितिन जी को चार्ज अप कर रहा हूँ, पता चला कल से आपने कॉल देना कम कर दिया। आप ऐसा मत कर लीजिए, मैं नितिन जी के कॉल बढ़वाने के चक्कर में लगा हूँ। पता चला नितिन जी तो बढ़े नहीं, सुमित जी ने भी कम कर दिए, तो वो जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए अब बिगुल वसीम साहब के लिए, और वक्त है वसीम साहब के BTST कॉल्स लेने का। सर स्वागत है आपका, बताएं सर BTST कॉल्स आपके। तो अनिल जी पहले अपडेट दे दूं, आपने देखा HPCL में 2.5% की बढ़ी आ गई और सो हैज PFC हिट न्यू हाइज फॉर द इंट्राडे। आपके लिए एक बाय एक सेल है सर। बाय में मेरा फेवरेट शेयर हैवल्स है। मैं आजकल अपने फेवरेट्स पे जा रहा हूं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसने प्राइसेस बढ़ा दी, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल जो बता रहा है कितनी पेंट अप डिमांड है। 637-38 का भाव है, 627 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। और सेल में है सर मदरसन सुमी, 120-21 का भाव है, 124 का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट। ओके, 110 का टारगेट है। अच्छा, मैं हेवल्स का सर मैं बताऊं, पिछले 15-20 दिनों में 3 बार इन्होंने इनके केबल और वायर जो बनाते हैं उसके दाम इन्होंने बढ़ाए हैं। और हमने 2 बार स्टोरी भी की इस पर कि हेवल्स, फिनोलेक्स केबल, ये जो कंपनियां ये दाम बढ़ा रही हैं। और आप एकदम सही कह रहे हैं कि लगातार अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रहे हैं। 627 के स्टॉप लॉस के साथ आपको हेवल्स में करनी है खरीदारी, 675 का टारगेट। और मदरसन सुमी में करनी है बिकवाली, 120-50-121 की रेंज में, 124-124 का स्टॉप लॉस और 110 का टारगेट। और बसीन साहब कह रहे हैं कि सर आप ये बोल रहे हैं कि आप अपने फेवरेट स्टॉक पर ही वापस बार बार दाव लगा रहे हैं। हमारे तो फेवरेट आप है और हम तो दिन में 3 बार आप ही पर दाव लगा देते, तो हमारा तो काम हो जाता है सर। तो बसीन साहब हमारे फेवरेट है और हम आप पर दाव लगा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपका, बढ़िया कॉल्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आइए अगला बिगुल है हमारे श्रीकांत जी के लिए। श्रीकांत जी भी तैयार है एक बेहतरीन कॉल के लिए। और श्रीकांत जी की बेहतरीन कॉल जो है उसके बारे में वो दें उससे पहले बता दूं, श्रीकांत जी ने एक मुझसे वादा किया है। श्रीकांत जी ने वादा ये किया कि जिस तरह की कॉल मैंने आपको 250-300 रुपए के आसपास जोर से ठोक के कहा था कि भारतीय एयरटेल 500-550 हो जाएगा, तब मैं ईमानदारी से बता दूं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा श्रीकांत जी को क्या हो गया, लेकिन 500-550 नहीं हुआ, उसके पार भी निकला। वैसी ही एक और दमदार कॉल श्रीकांत जी की तरफ से आ रही बिगुल। बताएं श्रीकांत जी। धन्यवाद अनिल जी, क्योंकि भारतीय उस वक्त काफी इंटरेस्टिंग वैसे वेट थी और काफी अच्छा फॉर्मेशन था। सिमिलर फॉर्मेशन में अभी एक स्टॉक आया हुआ है और उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। ये जो स्टॉक है PGHH करके आता है, 10,000 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। और पिछले अगर आप देखेंगे तो 2018 से ये करेक्टिव पैटर्न में गया था और काफी एक बोरिंग पैटर्न इसने बनाया था। 9,000 और 12,000, 12,500 के बीच में ट्रेड कर रहा था। अभी हाल ही के दिनों में जब मार्च में करेक्शन हुआ था तो इसने अपना ये जो करेक्टिव पैटर्न था उसे कंप्लीट कर लिया है। और उस कंप्लीशन के बाद जो उसमें वॉल्यूम की बढ़ोतरी हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें वापस एक इंटरेस्टिंग बाइंग रिज्यूम हो चुकी है। तो अभी ये स्टॉक चल रहा है 10,060, 10,050 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट आने वाले दिनों में अनिल जी मैं बोलता हूँ कि ये स्टॉक 14 से 15,000 के रेंज में दिखाई देगा। तो करंट लेवल से इसे बाय करें क्योंकि काफी नजदीक है ये
और मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक 9,000 के नीचे जाएगा। तो 9,000 के नीचे जाना नहीं है, लेकिन 10,000 वाला स्टॉक 15,000 होना है, तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और करंट लेवल से इसे बाय करके चले। बट ये पोजिशनल है, आपको यहाँ से कम 2 से 3 महीने का व्यू मिनिमम रखना पड़ेगा अच्छे रिटर्न्स के लिए, और शायद 6 महीने का व्यू रखना पड़ेगा अगर टारगेट्स को अचीव करना है तो। ये है आपके लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। जैन साहब, शायद ये स्टॉक आपने भी पहले रेकमेंड किया हुआ है सर, आपको भी पसंद है। एक बहुत ही अग्रेसिव टारगेट आ रहा है श्रीकांत जी की तरफ से। फंडामेंटली भी सर अपसाइड ट्रिगर्स दिख रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल दिख रहे हैं। देखिए, ये दोनों स्टॉक PGHH और PGHL, PNG हाइजीन एंड हेल्थ और PNG हेल्थ केयर, ये दोनों मतलब मेरे बहुत ही फेवरेट है। PNG हेल्थ हो गया जो ये मतलब 10,000 वाला नहीं है, 10,000 वाला PGHH है जो कि श्रीकांत जी ने बताया। एंड आई एम ऑल्सो वेरी बुलिश। बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेहतरीन कंपनी पेडिग्री। और ये देखिए, यहाँ पे इंडिया में तो HUL और PNG का मार्केट कैप में बहुत फर्क है, बट वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो जबरदस्त इनका कंपटीशन रहता है और इंडिया में भी बहुत जबरदस्त तरीके से 9,000 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, बहुत बढ़िया इन्होंने स्टॉप लॉस दिया और ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है 12,500-13,000 रुपए के लेवल्स जाएंगे। बस इसको आप लंबे टर्म के लिए लेके रखिए। इन स्टॉक्स के साथ सबसे बढ़िया बात है, मार्केट कैसा भी रहे, कुछ भी हो जाए, इनके फंडामेंटल्स तो हिलने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बाकी होने को अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और बहुत ही बढ़िया कॉल दिया इन्होंने। आई मस्ट अप्रिशिएट 1:3-4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया, जो कि एक अपने आप में बहुत बेस्ट है। बिल्कुल नजर रखिए इस स्टॉक पर, जिस तरह से मूव आ रही है, एक बढ़िया मूव आपको दिखाते हुए दिख रहा है। और ये शायद इस स्टॉक पर सचित जी ने भी पहले रिकमेंडेशन दी हुई है और वहां से भी हमने देखा है कि काफी अच्छी तेजी आई है। तो नजर रखिए स्टॉक पर, बेहतरीन एक्शन यहाँ पर आपने आते हुए देखा है। चलिए अब एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट कॉल्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, एक तो सबसे पहले अपडेट, SJVN डेज हाई पे चल रहा है 25 रुपए 10 पैसा, जो कि सुबह दिया था 23 रुपए 80-90 पैसे के आसपास। स्टॉक ऑलमोस्ट 6% ऊपर है और अभी भी चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट ही है। तो यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 26 से 28 रुपए तक के SJVN के टारगेट है। तो ये तो हुआ उसका अपडेट कि स्टॉक का सुबह से कितना ऊपर आ चुका है। दूसरा, अभी जो स्टॉक रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 21 रुपया 90 पैसा। स्टॉक का नाम है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा में आज बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग अप कैंडल देखने को मिली है। 15 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला है। GMR इंफ्रा पिछले 7 से 9 दिनों में एक रेंज में घूम रहा था, उस पूरी रेंज का ब्रेकआउट आज एक सिंगल डे में देखने को मिला है और आज एक ही दिन में 5 दिन के हाई ब्रेक हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि GMR इंफ्रा में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें ऊपर में 24 रुपए से लेकर 26 रुपए तक का अपसाइड मूव अगले हफ्ते तक GMR इंफ्रा में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इसने लास्ट एक हफ्ते के हाई तोड़े हैं, ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 24 रुपया 26 रुपया, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए GMR इंफ्रा में यहाँ पे CMP पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। नीचे में स्टॉप लॉस 21 रुपए 10 पैसे के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है। खरीदारी करनी है 24 से 26 रुपए के टारगेट्स के लिए। 24 से 26 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप GMR इंफ्रा में। कुणाल जी और राकेश जी जाने माने जाते हैं कल का काम आज ही करने के लिए, उसमें भी कुणाल जी तो फिर भी कल का काम आज कर भी लेते हैं तो भी नेक्स्ट डे फिर से करते हैं। बंसल जी का थोड़ा मामला दाएं बाएं रहता है, कभी मूड हुआ तो कल फिर से करेंगे, नहीं हुआ तो बोल देंगे कि मैंने कल कर लिया था। लेकिन हमारा काम है रोज उनके लिए एक स्पेशल पिक ऑफ द डे का बिगुल क्लोजिंग वाले शो में बजाने का, जब भी वो अनुरोध करें। तो कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आ चुका है बिगुल बजाने का फरमान। आइए पिक ऑफ द डे। बताइए सर्स। देखिए अनिल जी, पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि मैं बिल्कुल कल कोई काम करके नहीं लाऊंगा, यही मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा। क्योंकि शाम को अनिल जी मैंने तय करा है कि मैं आपकी कोई पुरानी तस्वीर कुछ स्टार्स के साथ, एक आपकी पुरानी तस्वीर अनिल जी फिरोज खान के साथ, तो वो मैं डालूंगा अनिल जी आज थ्रोबैक थर्सडे में। तो कल पिक ऑफ द डे नहीं आएगा। मेरा पिक ऑफ द डे यही अनिल जी, स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन, सर्किट के एकदम पास है बट डिलीवरी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। काफी बड़ी री रेटिंग अदानी ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगी
और इस स्टॉक को पहली बार हम लोगों ने रिकमेंड किया था आपके जन्मदिन के दिन, और तब से ये स्टॉक रॉक कर रहा है। और अब इस चार्ट के अंदर बड़े वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर, बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही दमदार चार्ट पैटर्न है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह के शेयर अनिल जी जिस तरह का मूव दे सकते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमने देखा अडानी एंटरप्राइजेस में और सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स में किस तरह की एक तरफा तेजी देखने को मिली। और अब बारी है अडानी ट्रांसमिशन की। निचले स्तरों पर भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी जब डबल बॉटम पैटर्न बना था, और अब बुलिश सॉसर पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट आया है, इन स्तरों पर बाय करके चले। अब देखिए अनिल जी, टारगेट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहला टारगेट 335 रुपए का, 335 का पहला टारगेट, 500 रुपए का दूसरा एम्बिशियस और बड़ा टारगेट है। तो यहां से डबल होने की संभावना दिखती है। 235 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर हमारी खरीदारी की राय है अडानी ट्रांसमिशन। फेस वैल्यू डबल तो नहीं करवा रहे हैं कि 10 रुपए की फेस वैल्यू 20 रुपए, ताकि भाव डबल हो जाए? अनिल जी देखिए, ये जो पूरा समूह है इसका इतिहास तो हम लोग जानते ही हैं अनिल जी, सब कुछ मुमकिन है यहाँ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और अदानी एंटरप्राइजेज भी पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से एक्शन में आ रहा है, ग्रुप के सारे स्टॉक्स बड़ी तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो 235 का स्टॉप लॉस लगाए, और वाकई में टारगेट सुनकर मैं दंग तो रह गया। 500 का टारगेट वाकई में दमदार है। जी शायद बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, अभी तो आप सिर्फ दंग हुए अनिल जी, 500 का टारगेट। और अनिल जी ये जो 500 के लेवल्स हैं ये 6 से 7 महीने में देखने को मिल सकते हैं। इसमें अनिल जी खास बात क्या है कि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है। 74.94% जो है प्रमोटर के पास है, 19.37% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है, कुछ LIC के पास है। तो फ्लोटिंग स्टॉक नहीं है, और जब तक रिटेलर ट्रैप नहीं होता है तब तक स्टॉक का टॉप नहीं बनता है। तो इस स्टॉक की पूरी संभावना है 6 से 7 महीने के अंदर स्टॉक 500 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। ओहो, 6 से 7 महीने में 500, ये हुई ना बात। ये दमदार स्टॉक जो ढूंढ के लाते हैं ना कुणाल जी और राकेश जी, वो कमाल के। 335, 502 टारगेट के लिए आपको करनी है यहां पर खरीदारी। आइए, अब सेठी साहब है कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सेठी साहब के लिए बजाइए बिगुल, और सेठी साहब से करते हैं बात। ओके, तो सेठी साहब स्वागत है आपका। आपकी पिक्स तो कमाल करती हुई दिख रही है, सारे के सारे टारगेट्स की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। कल भी आपके दोनों स्टॉक कमाल करते हुए दिखे, इंगरसोल रैंड और ओरिएंट रिफ्रैक्टर्स। कोई अपडेट पहले देना चाहते हैं तो भी बता दीजिए, और नहीं तो सीधा आप अपनी पिक आज के लिए क्या है वो बताइए सर। अनिल जी, वैसे तो देखिए अपडेट तो स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफी स्टॉक्स दिए हैं, सभी ने अच्छा किया है। तो और अभी आपने कल वाले स्टॉक्स डिस्कस करे, 1-2 स्टॉक जो आज लाइमलाइट में है, जैसे एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज मैंने पिछले गुरुवार को 130 रुपए के लेवल पे रिकमेंड किया था, आज 170 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मिड कैप पे, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप पे एक तेजी का दौर चल रहा है, तो स्टॉक सब अच्छा ही कर रहे हैं। बाकी आज के लिए जो स्टॉक का मैंने आइडेंटिफाई किया, हालांकि अभी थोड़ी देर में उसमें कुछ बढ़त आ गई है। स्टॉक का अभी प्राइस है 185 रुपए का। कंपनी का नाम है सेंचुरी इंक का। ये एक बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि टायर कोड फैब्रिक बनाती है, नायलॉन फिलामेंट यार्न, नायलॉन इंडस्ट्रियल यार्न बनाती है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है सिर्फ 7 का। डिविडेंड दिया लास्ट ईयर कंपनी ने 8 रुपए का। डिविडेंड यील्ड है 5% की। अच्छे रिटर्न रेशियोज है। पिछले 3 साल का अगर पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 17% का कैगर है। एक जीरो डेट कंपनी है, और इंस्टीट्यूशंस मीनिंग FIIs और DIIs मिलकर करीबन 25% हिस्सेदारी ओन करते हैं। एक जबरदस्त स्टॉक है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको ले लेना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में, चूंकि स्टॉक ऑलरेडी अभी 190 के लेवल्स आ गए हैं, मुझे लगता है 205 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और बाकी अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया तो इसको बिल्कुल रखना चाहिए। 240-250 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। ओके, 240-250 तक के टारगेट आपके लिए सेंचुरी इंका में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। ये है सेठी साहब का पसंद का बेहतरीन स्टॉक, जहां पर आपको करनी चाहिए तेजी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। सेठी साहब, एक ही स्टॉक है आज? अनिल जी, आज एक ही स्टॉक है।
ओके वैसे सेठी साहब के स्टॉक ऐसे हैं जो न सिर्फ टारगेट हासिल करते हैं बल्कि टारगेट के कई पार जाकर आगे ट्रेड करते हुए दिखे हैं। जैसा आज अभी सेठी साहब ने बताया एप्कोटेक्स जो उन्होंने मंडे को दिया था पिछले, और आप देखिए स्टॉक 130 वाला 190 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं और आप देखिए सेंचुरी बैंक का भी कमाल करता हुआ 205, 240, 250। आप अपनी पोजिशनिंग अपने हिसाब से ज़रूर करा लें, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। एक और स्टॉक है कैश मार्केट का जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ, आरती ड्रग्स। बोनस 1 पर 2 बोनस दिया, एक शेयर के अगर आपके पास एक शेयर है तो 2 बोनस मिलेंगे, 2 नहीं शायद 3। दीप 1 पर 3 बोनस दिया ना? बिल्कुल अनिल जी, 1 पर 3 शेयर्स का बोनस अनाउंस किया है आरती ड्रग्स ने। हाँ 1 पर 3 तो उम्मीद से तिगुना बोनस है, इतने तगड़े बोनस मिले और भगवान करे ऐसा बोनस दीप सबको मिलना चाहिए ना, ऐसा क्या कहते हो? 100% सर, ऐसा बोनस मिले तो मतलब बहुत ही शानदार बात हो जाएगी। अगर आप चाहें सर तो आप ये इनिशिएट भी कर सकते हैं हमारे लिए किसी और फॉर्म में। हाँ आप और मैं जो खुश हुए उसमें खुशी अपनी जगह है, लेकिन ये बोनस की जो बातचीत हो रही है शेयरों पर आने वाले बोनस की बात हो रही है, कृपया इसे और किसी तरह के बोनस से ना जोड़े। लेकिन इतने तगड़े तगड़े बोनस आए तो जैन साहब इस बोनस के बाद स्टॉक 20% ऊपर है, क्या करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, ये तो सोने पे सुहागा था। देखिए एक तो बेहतरीन रिजल्ट एक कंपनी देती जा रही है और ये स्टॉक तो अनिल जी आपको पता ही होगा, भले ही दोनों आरती इंडस्ट्रीज और आरती ड्रग्स काफी नीचे लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं और इस बार तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। और अब इन लेवल्स पे भी देखिए, अभी भी जिस तरीके के जून के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो करीब 85 करोड़ का पैट था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स थे। और मुझे लगता है अगर आप दूसरे जो पुराने क्वार्टर्स देखें तो 60 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ इन तरीके के प्रॉफिट्स पे काम करती थी। फिर ऐसा बोनस देना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहें और क्वालिटी स्टॉक है और भी ऊपर जा सकता है यहां से, ऐसा मेरा मानना है। ओके तो ये आपके लिए। और आरती ड्रग्स और आरती इंडस्ट्री, इन दोनों की आरती हमेशा उतारी है सिद्धार्थ सेदानी साहब ने, और उन्होंने काफी निचले स्तरों से आरती ड्रग्स तो मुझे याद है 1800-2000 रुपए से वो लगातार रिकमेंड कर रहे थे। और कुणाल जी भी अपनी विशेष टिप्पणी के साथ तैयार हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसका जो चार्ट है, आरती ड्रग्स का जो चार्ट है, ऐसा चार्ट अनिल जी पूरे बाजार में दूसरा नहीं है। अनिल जी खुला चैलेंज है कि इसके मुकाबले का चार्ट अगर कोई दूसरा निकाल के दिखाए। अनिल जी देखिए, मई से लेकर अभी तक में स्टॉक 4 गुना हो गया है। तो इस तरह के मूव अनिल जी, मतलब ये चार्ट बस देखते ही बनता है, इसको तो अनिल जी फ्रेम करा के कहीं पर टांगना चाहिए। तो बहुत ही कमाल का मूव आ चुका है अनिल जी, जबरदस्त शेयर है। इस चार्ट का नाम बताओ, कौन सा वाला पैटर्न है? इसको 1 मिनट ये पैटर्न बताओ मेरे को, ये वाला पैटर्न में पता करना है, इसका पैटर्न क्या बोलते हैं इसको? अनिल जी इसको देखिए, इसको सैटेलाइट तो बोल नहीं सकते हैं, इसको मेरी राय में अनिल जी किसी तरह का रॉकेट बोलना चाहिए। तो जो PSLV GSLV भारत के हैं, मुझे लगता है उसी तरह का प्रक्षेपण इसका हुआ है। बिल्कुल नहीं ठीक बात है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, तगड़ा पैटर्न है और इसे आप जरूर ध्यान में रखें। स्टॉक है बेहद मजबूत, 1 पे 3 बोनस ना मजाक थोड़ी है भाई, बहुत बड़ी बात है। इतनी इक्विटी आपकी बढ़ती है और स्टॉक फिर हो जाएगा आपका 2800 यानी कि 1400 यानी 700, 700, 750, 800 के आसपास एक्स बोनस होकर तो कम से कम उतना तो हो ही जाएगा। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आपको करना है फोकस। आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, दोनों ही स्टॉक कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त। और इधर हमारे पालिया साहब आपको धन्यवाद भेज रहे हैं, कृपया करके कुणाल जी और राकेश जी पालिया साहब का धन्यवाद स्वीकार करें। उनकी 10 की कमाई का स्टॉक था अदानी ट्रांसमिशन, जो ऊपर के सर्किट पर लगकर टारगेट हासिल कर चुका। अदानी ट्रांसमिशन डन फॉर द डे, आज के लिए तो हो गया, अब कल की कल देखी जाएगी। 10% का सर्किट है। और हमारे सेठी साहब की एक और पिक वो है आपके लिए एप्कोटेक्स, जो 130 रुपये में उन्होंने रिकमेंड की, ये भी आपके 20% का सर्किट लग चुका है और ये भी डन फॉर द डे। पटेल इंजीनियरिंग, सुबह रजत सर ने इसको खरीदारी करने की राय दी थी, 20% का ऊपरी सर्किट डन फॉर द डे, ये भी जा चुका है ऊपर। और सेंचुरी बैंक का तो 15% ऊपर है ही। फोसेको, अरे जैन साहब का फोसेको ये भी 12% ऊपर है। जैन साहब 12% ऊपर और 40,000 शेयरों का वॉल्यूम, ये है आपका कमाल। बताइए सर, रखना चाहिए ना अभी भी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अनिल जी। मैं भी यही वॉल्यूम्स को देख रहा था, गजब के वॉल्यूम्स। और कल का भी
जो स्टॉक बताया उसमें भी बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम था। तो मुझे लगता है कि अभी भी देखिए ये जो सेक्टर है ये अंडर परफॉर्मर है और इसीलिए इतने फैंसीड नहीं है। जो भी ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स और ये सब जो कंपनियां हैं ये आगे कम से कम जिस तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और इन सब पे फोकस है, ये देखिएगा ये कंपनियां बहुत जबरदस्त करेगी। और अभी ये सारे के सारे पिटे हुए स्टॉक्स है, इनको लीजिए और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है, अभी भी परफॉर्म किए नहीं। आप देखिए अभी बात कर रहे थे जब हम आरती ड्रग्स की, देखिए ऐसे क्योंकि वो चलिए परफॉर्मेंस भी है, सेक्टर भी है, कई स्टॉक्स ऐसे भी है जो 4-4 गुना हुए और ये सब स्टॉक ऐसे हैं जो नीचे से सिर्फ 10-20% चले हैं। तो बहुत स्कोप है अभी ऊपर चलने का, तो बिल्कुल लेना चाहिए और डाउनसाइड रिस्क नहीं है। जैसे कि अभी पीजीएचएच की बात की थी वैसे ही टाइप के ये सारे चार्ट्स बने हुए हैं, सो बिल्कुल बने रहे इसमें। ओके सचिन जी, अरे कुणाल जी, ये आरती ड्रग्स का जब से पैटर्न की आपने बात की है, इस पे बहुत सारे मैसेज और ट्वीट आ रहे हैं। तो सचिन जी ने हमें बताया, अपने सच्चिदानंद उत्तेकर जी ने, वो कह रहे हैं कि ये है ना ट्रेडिशनली जापानीज स्पोर्ट, वो सुमो रेसलिंग है, उसमें जो एक पैटर्न होता है वैसा पैटर्न बना है ये। उसका नाम बता रहे हैं हमें सचिन जी कुछ, ये वाला पैटर्न है बेल्ट होल्ड पैटर्न बेल्ट होल्ड, ये सही है बेल्ट होल्ड पैटर्न? यानी जी देखिए ये तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि पिछले 2-3 कैंडल्स में बेल्ट होल्ड बना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अनिल जी यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये तो इसके जो पिछले 4 महीने का पैटर्न है, जहां ये 700 रुपए का शेयर 2800 हो गया। तो ये जो पैटर्न है अनिल जी, ये तो जो जैपनीज सामुराई की स्वॉर्ड होती है, यानी कि उसकी तलवार होती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिख रहा है अनिल जी। अच्छा, वो इसमें एक और हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने लिखा है, वो कह रहे हैं कि नेकेड स्वॉर्ड पैटर्न, मतलब म्यान से बाहर निकलती हुई चमचमाती तलवार, ये वाला? बस अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल सही पहचाना। बस अनिल जी जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। मॉकटेल इंडिया एंटरटेनमेंट, अरे भाई साहब नाम तो सही वाला बताया करो, उससे पता नहीं चलता है कि आपने जो लिखा वो पीछे, इनके पीछे किसका दिमाग है। लेकिन हाँ ठीक है, जिसने भी लिखा है सही लिखा है भाई। म्यान से बाहर निकली हुई चमचमाती तलवार, ये है पैटर्न, मंदड़ियों का सर्वनाश करने के लिए ये पैटर्न बना है। तो ये है वो पैटर्न आरती ड्रग्स में, जिसमें आप देख रहे हैं तगड़ा वाला एक्शन ओके आता हुआ आपको नजर आएगा। जय हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में है और जुड़ गए हो तो हम कनेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि जय हमें देने वाले हैं एक्सपायरी का कैश का ऑप्शन। चलते हैं जय के पास बिगुल के साथ। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी में अभी मैं बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। इनफैक्ट निफ्टी पर तो हमारा ऑलरेडी बाय रिकमेंडेशन ओपन है और मार्केट वहीं का वहीं है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, अप डाउन हुआ, थोड़ा बहुत कवर भी होता, 60 पॉइंट्स तक ही फॉल था, बाद में वापस 60 का 110 हुआ और अभी वापस 90-95 के आसपास है हम। सो हमने वो जो 99 के आसपास कॉल ऑप्शन दिया था वो 110 तक भी गया और फिर से वही भाव के आसपास है। तो मैं कहूंगा कि अभी बैंक निफ्टी में एक तेजी करके चल सकते हैं। यहाँ का मैं कहूंगा बैंक निफ्टी का 22,200 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का अगर हम बाय करते हैं, सोनल जी बहुत ही एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फॉर्म हो रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ कि अभी जो करंट रेट है 22,200 के कॉल ऑप्शन का करीब 248 के आसपास मिल रहा है, 27 अगस्त की एक्सपायरी का 246 के रेंज में मिल रहा है। नीचे में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 146 का अनिल जी, तो एग्जैक्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, माने कि 2,500 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, 25 का लॉट साइज है इसका। ऊपर में अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पहला जो टारगेट बनकर आया है दैट कम्स टू अराउंड 340 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 380, 340, 380, ये दो टारगेट के लिए बाय करना है। बाय करने का रैशनल ये अनिल जी कि जो हमें गैप डाउन ओपनिंग आज देखने मिली है वो गैप फिलिंग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट एक पॉजिटिव क्लोज भी देखने मिल रहा है अवर्ली चार्ट्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर, तो वो पॉजिटिव क्लोज ही इनफैक्ट मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है। सो बाउंस बैक की उम्मीद के साथ मैं कहूंगा बैंक निफ्टी का 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 340, 380 ये दो टारगेट्स के लिए 140 का स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी ये इंडेक्स में है, बाकी मेरे पास स्टॉक में भी बाय रिकमेंडेशन है। एंट्री पॉइंट क्या सही है? 246, राइट सर?
246 248 की रेंज में बिल्कुल। ओके, बिल्कुल 246 248 के आसपास 22,200 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदिए। ये है आई जय के तो ऑप्शन भी कमाल कर, स्पेशली जय का तो स्टॉक ऑप्शन तो गजब। जय स्टॉक ऑप्शन में तो आपकी गजब की महारत है, मतलब वो कहता है कि कोई आपका हाथ पकड़ ही नहीं सकता, इतने तगड़े स्टॉक ऑप्शन आप निकाल के लाते हैं। तो मैं ये तो कैश का ऑप्शन तो हो गया आपका, स्टॉक ऑप्शन या जो दूसरा आपको स्ट्रेटेजी देती है उसके लिए आपके लिए बिल्कुल मेरे पास है जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, अगर आज देखें हम तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने इनफैक्ट आईजीएल का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था और वहां पे आज सारे गैस स्टॉक्स में हमें एक अच्छा मूव देखने मिला। आज जो है वो आईओसी का 90 का कॉल ऑप्शन में खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। ऑयल एंड गैस सेक्टर दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं कहूंगा अनिल जी, ये अगर ये सीरीज का 90 का कॉल ऑप्शन अगर देखें हम आईओसी का, तो करीब करीब मिल रहा है ₹2.10 के आसपास। इसे खरीदना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी ₹1.10 का। ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो है 3.5 का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो है ₹4.25 का। 3.5 4.25 ये दो टारगेट्स के लिए आईओसी का 90 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है, जो ₹2.10 में मिल रहा है। ₹1.10 का स्टॉप लॉस रहेगा। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस में बहुत ही एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है और आईओसी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अनिल जी की बहुत ही बड़ी तेजी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 92 से लेके 94 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड किया है, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हो रहा है तो अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है। इसलिए अनिल जी ये मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन है। जय, इसमें मजा आता है क्या आपको? मतलब ₹100 वाले ऑप्शन में खरीद के मतलब किक मिलती है, खाली पैसे ही बनते होंगे ना, मजा तो नहीं आता होगा ज्यादा? नहीं अनिल जी, डेफिनेटली मजा आता है। बिकॉज क्या होता है, मजा तो तब आता है अनिल जी जब सही जाते हैं। बाद में वो ₹1-2 का हो के ₹5-6 का हो, पैसा बनना चाहिए। जो आपका डायलॉग है अनिल जी, बस पैसा बनना चाहिए। अरे वो तो मैं भूल गया ना, पैसा बनने का भी तो मजा आता होगा ना। मैं तो खाली रिकमेंडेशन के एंगल से सोचता हूँ, तो इसलिए वो तो एंगल से मैंने सोचा ही नहीं। अगर आपका कॉल चल गया और पैसा बन गया तो मजा तो आ ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो चलिए, ₹2 के कॉल में भी उतना ही मजा आप ले सकते हैं जितना ₹20 वाले कॉल में खरीदे। तो आईओसी खरीदे ₹90 का कॉल ऑप्शन ₹2.10 में। आशीष जी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए बैन से बेनिफिट। तीन चार सीरीज तक बिल्कुल आराम करने के बाद कहीं कोई दूर दूर तक हिलने डुलने का काम नहीं। उसके बाद पिछले तीन चार दिनों से या यूं कहें 2 हफ्तों से आशीष लगातार एक्टिव है, पूरी तरह से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, क्योंकि ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैन में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ होता है। बताइए आशीष, आज बाहर से निकलने की जिम्मेदारी किस किस को दी है आपने? अनिल जी देखिए, 13 स्टॉक जो है बैन में है। 13 में से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आप देखिए स्टील अथॉरिटी सेल, यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 79% होगी। 80% से कम होती है तो स्टॉक बैन से बाहर आता है, तो निश्चित है सेल तो बैन से बाहर आ ही जाएगा। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि बॉर्डर लाइन पर है, 81% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 80% होती है, अभी थोड़ी देर में बाकी है, समय है बाजार बंद होने में, तो ये भी बैन से बाहर निकलता हुआ आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 स्टॉक ऐसे हैं अनिल जी जो कि बैन में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। मुथूट फाइनेंस 120% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, निश्चित है बैन में आएगा। साथ ही अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक यहाँ पर भी 112% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ये भी बैन में आते हुए दिखेगा। इंडसइंड बैंक 103%, ये भी बैन में आएगा। ओके, तो बैन में आने की लिस्ट में वेदांता नहीं, बैन में ये तो बना रहेगा। वेदांता मनापुरम तो बॉर्डर पे है, निकलेंगे तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं भी निकले। मुथूट तो आ ही जाएगा पक्का है। आरबीएल में भी तो हाँ, इनका भी तो क्यूआईपी का चक्कर है, आज वो अनाउंसमेंट आ गया। इंडसइंड, मुथूट, आरबीएल मतलब सारे एनबीएफसी स्टॉक्स ही हैं। मुझे लगता है थोड़े थोड़े शॉर्ट बने हैं इनमें, इस वजह से ये बैन में जा रहे हैं। ये आपके लिए तो 3 स्टॉक हैं, इनमें अगर पोजिशन है तो क्या करना चाहिए? एक चीज़ मैं मानता हूँ वागले साहब, आप भी गजब के हैं भाई साहब। मैंने 3-4 बार आपको ठोक बजा कर पूछा रिजल्ट के पहले, मुथूट फाइनेंस कोई ट्रेड, मुथूट फाइनेंस कोई ट्रेड, मुथूट फाइनेंस कोई ट्रेड, और एक बार थोड़ा मजबूत हुआ भी, लेकिन आप टस के मस हुए नहीं कि नहीं कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं।
मजा नहीं आ रहा है। और वाकई में आप एकदम सही रहे, अगर किसी ने ले लिया होता रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के तुरंत बाद तो फंस जाता। आप देखिए 5.5% नीचे है स्टॉक और अब ये बैन में जाने की तैयारी में। बैन में जाने के पहले कोई ट्रेड? वागले साहब सवाल तो मेरा वही है, अगर आपका जवाब बदला हो तो बताओ। नहीं अनिल जी, बैन में जाने से पहले ट्रेड लेने का क्या मतलब है? लेकिन आपको अगर ट्रेड चाहिए BTST, मेरे पास एक कॉल है, तो अगर आप बिगुल बजवा देंगे तो मैं कॉल देता हूं। बिगुल वागले का वंडर और उसके बाद है श्रीकांत चौहान तैयार अपने BTST कॉल के साथ। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, वोल्टास को बाय करके चलना चाहिए। तीसरे नंबर पे ओपन इंटरेस्ट पे आया है, लगभग 3% की तेजी है। अभी 667 668 का करंट भाव है। मुझे लगता है कल 10 से 12 रुपए पहले 1 घंटे में ही मिलने चाहिए। आपकी स्टॉप लॉस 663 का होना चाहिए। 5 रुपए की रिस्क, 10 से 12 रुपए का रिवॉर्ड, इसके लिए मैं प्ले करूंगा। ओके और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हेवल्स से रिकमेंड करके गए थे बसीन साहब भी। वोल्टास, हेवल्स, ये सारे एक ही मतलब है ना सेक्टर के स्टॉक हैं। भाई हैं, एक ही बिरादरी के, जिनको आप कह सकते हैं। यहां पर करें खरीदारी कल के लिए 666 में खरीदेगा। 663 663 का स्टॉप लॉस लगाकर वागले साहब की राय है यहां पर तेजी करने के लिहाज से 681 का टारगेट। श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर श्रीकांत जी। या अनिल जी, वैसे स्टील अथॉरिटी देना था मुझे और 41.5 के करीब था, अभी 42.25 हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर इसको कैश सेगमेंट में अगर लेके चलते, क्योंकि शायद ये FNO के बैन में है, तो अगर हम लोग कैश सेगमेंट में लेके चलते हैं 42.25 42.20 में भी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 44 44.5 के करीब बिक सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग कर सकते हैं और 41.5 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और अगर FNO का ही स्टॉक अगर लेके जाना है तो मैं और एक स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, अरे सर इजाजत की बात, मतलब आपको क्या लगता है ये सब जो कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, ये सब इजाजत ले लेके करते हैं आप काम? ये सब अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। आप भी वैसे ही फ्री फील करिए अपने आप, जो करना करिए सर, बोलिए। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और वहां पे मुझे लगता है कि माइंड ट्री जैसा स्टॉक, अगर समझ लो कि अगर किसी एक रूम में अगर उसको बंद रखे 10-12 दिन के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और ये भी स्टॉक आने वाले 1 या 2 दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट वापस दिखा सकता है, अपवर्ड ट्रेड में है। तो माइंड ट्री को लॉन्ग करके चले। 1170 1175 के रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना है इसमें 1150 रुपए का और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 1230 रुपए के। 1230 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए माइंड ट्री में तेजी करने की। आइए, जय का जैकपॉट है तैयार आपके लिए। बताएं जय। अनिल जी, एक छोटा सा अपडेट भी दे देता हूँ। CESC 5% प्लस ऊपर है और महिंद्रा लॉजिस्टिक आज 10% ऊपर है। दोनों रेकमेंड किए थे, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्रेडर्स वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। और अनिल जी, जो अभी दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वो एक NBFC में से। अनिल जी, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत आज गिरावट हमें देखने मिली है, बट NBFC अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसमें से उज्जीवन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से देखने मिल रहा है। इसका 255 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना चाहिए, जो अभी 8.5 रुपए के आसपास मिल रहा है। 8.5 के आसपास खरीदे। इसका पहला टारगेट बनेगा 13 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 17 रुपए 20 पैसे का। 13 एंड 17.20 ये दो टारगेट्स के लिए बाय करें। उज्जीवन का 255 का कॉल, स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी 4 रुपए 40 पैसे का। बहुत ही बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकआउट और 200 डेमा को आज क्लियरली निकाल रहा है। बाय क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी देखने मिल रहा है। ये एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड कैंडिडेट है जहां तक एक NBFC का सवाल है। बेहतर रिस्क रिवॉर्ड कैंडिडेट है NBFCs में उज्जीवन। 255 का कॉल खरीदिए, ये है जय की राय। पर चलिए, बाजार बंद होने की तैयारी में है, जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है।
अनिल जी, ग्लोबल क्यूज देखें तो ज्यादा सुधार नहीं है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी 100 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई है निचले स्तरों से, पर यूरोप के बाजार भी वीक ही हैं। पर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेशली 11,300 होल्ड कर रहा है। बताइए सर, कोई व्यू बन रहा है कल के लिए, क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? व्यू तो बना लेंगे दीप, देखो व्यू बनाने में समस्या नहीं है, लेकिन क्या तनाव लेना है, क्या मतलब एंजॉय करना है ना लाइफ, क्या टेंशन है, मतलब एक दिन नहीं करेंगे तो, क्योंकि देखो 100 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, ठीक है, यूरोप 1-1.5%, तो काफी कुछ कमजोरी तो आप बचा चुके हैं। हमारे बाजार भी आज ठीक ठाक सा करेक्शन दे रहे हैं, मतलब कम नहीं है, कौन से 1% का निफ्टी पर करेक्शन ठीक है 11,300 के आसपास, बैंक निफ्टी 1.25% का करेक्शन ठीक है। और देखिए आपको 2:30 बजे मैंने क्या कहा था कि कोई ट्रेड नहीं होना भी अपने आप में ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड लेकर 1 घंटे तक आप स्ट्रेस लें और उसके बाद पैसा न कमाए, ब्रोकरेज दें, इससे बढ़िया आपने 1 घंटा कितना मजे से शो देखा। अगर ट्रेड नहीं लिया तो आपका ध्यान शो में, आराम से मस्ती चल रही है, कॉल सारी है, देखिए एंजॉय कीजिए। तो इसलिए 2:30 बजे ट्रेड नहीं लिया, वो वहीं के वहीं है, भाव कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। ये डेटा का कमाल है, क्योंकि कई बार डेटा आपको बता कि भाई यहीं बंद होना है, इसको जाना ही नहीं है इधर उधर, एग्जैक्टली वहीं बंद हो रहा है। आप देख लीजिए 22,000 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 11,300 के आसपास निफ्टी बंद हो रहा है। और बाद में आपको नितिन जी ने क्या कहा, राइटर दोनों तरफ की प्रीमियम खा जाएगा, करेक्ट, बाय और सेल की, वही हो रहा है। 22,000 वाला प्रीमियम खा गया जिसने पुट और कॉल राइट किए, 11,300 जिसने पुट और कॉल राइट किए वो प्रीमियम खा रहा है। इसलिए कभी कभी नहीं करना अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है। लोगों को लगता है अनिल जी को कॉल ही नहीं मिला, अनिल जी को समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं बोल रहे। नहीं, जब मैं नहीं बोलता हूं तब ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं करना है, पहली चीज़। अब आइए कल के लिए क्या करना है। देखिए जो बहुत शूरवीर हैं वो 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदें निफ्टी पर और 11,400 का बेच कर जाएं, अगर आपको करना है तो। मेरी राय तो बहुत क्लियर कट है, जो बंसल जी कह रहे हैं वो सोचिए, किसी और को दे दीजिए करने का काम, जैसे कुणाल जी को, और आप आराम करें, शाम को एंजॉय करें, कुछ ना करें तो बेहतर है। फिर भी करना चाहें तो 11,300 का कॉल खरीदें, 11,400 का बेचें, और बैंक निफ्टी पर 22,000 का कॉल खरीदें, 22,200 का बेचें, 200 पॉइंट ऊपर का। ये अगर आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास, बाकी एंजॉय करें। और एंजॉय करना चाहते हैं तो एक चीज़ और बता दूं, देखिए जैन साहब के आके बैठने का कितना फ़र्क और फ़ायदा होता है। फोसे को देखिए आप, शो में बात करते करते 1340 वाला 1420-25, 1440, लो 20% हो गया, वाह जैन साहब। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, मैंने जब सबका नाम लिया, जब श्रीकांत जी कह रहे थे कि क्या मैं ये कॉल दे सकता हूं, तो मैंने सबका नाम लिया कि ये सब लोग क्या मुझे पूछ के थोड़ी कॉल देते हैं, लेकिन जैन साहब का नाम नहीं दिया मैंने उस समय ये नहीं बोला जैन साहब भी, बाकी सबका नाम लिया। जैन साहब समझ तो गए होंगे आप, देख लीजिए आप, इसीलिए मैंने आपका नाम लिया था क्योंकि सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट। अच्छा सुमित जी की एक बात बताता हूँ, अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ और सुमित जी का कॉल आ गया तो सुमित जी की तो उंगली एकदम सनी देओल की, वो घायल के सनी देओल की तरह आती है था, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, तो मैं डर के फटाक से वापस सुमित जी के पास पहुंच रहा। लेकिन जैन साहब हमारे ऐसे ना, आराम से घंटे भर भी बैठे रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं है। अनिल जी आए तो ठीक, नहीं आए तो अनिल जी का नसीब। लेकिन जैन साहब जब आप बोलते हो ना तो कमाल बोलते हो, क्या गजब कॉल दिया है, वाह, बधाई के पास है जैन साहब। अब क्या करें, 20% हो गया, अब तो प्रॉफिट बुक करा दो भाई साहब। नहीं अनिल जी, मुझे लगता है ये स्टॉक और चलेगा। जो कुणाल जी ने सुबह जो टारगेट्स दिए थे ना, और कुणाल जी की देखिए एमएनसी के ऊपर अगर मोहर लग जाए तो 1600 रुपए का टारगेट जरूर से बनेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि चार्ट पर भी बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। ये सारे स्टॉक्स ही बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर है। मुझे लगता है ये सब खूब चलेंगे देखिए आने वाले दिनों में, और बिल्कुल ये बायर पैक होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत मजा आता है, मैं तो वैसे ही बहुत एंजॉय करता हूँ। मैंने हमेशा बोला कि मेरी तो तबियत लास्ट टू लास्ट थर्सडे खराब हुई थी, वो ठीक कर दी थी आपने हंसाते हंसाते, और कल तो फिर हंसना ही है। मुझे तो आज लग रहा है अनिल जी आप आज ही पूरे मूड में आ गए हो, वैसे तो पूरे हर टाइम रहते हैं, मगर कल का जो मूड आज पूरा दिख रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कल का है ना, पहले से टाइटल सेट हो गया ना, टाइटल सेट हो जाता तो फिर मजा अच्छा आता है। बाय द वे वैसे जो मैंने सुमित जी आपके लिए कहा, लेकिन सुमित जी आपका एंग्री यंग मैन बनना बनता है। एक तो आप वैसे ही हीरो लगते हो, दूसरा हम सब में से यंग हो, और तीसरा जो भी गेम खेले वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए, एकदम जोश के साथ होनी चाहिए। इसलिए आप मेरे बोलने के बाद भी अपनी स्टाइल बदले ना, जहां भी आपको उंगली उठानी है बिल्कुल सनी देओल से तगड़ी उंगली आपकी उठनी चाहिए, वही रखें, मेरे बोलने के बाद बदलें बिल्कुल भी नहीं, जैसे हैं वैसे आप हमें बहुत पसंद है, बिल्कुल निश्चिंत रहे इस बात को लेकर। ओके चलिए, बाजार की क्लोजिंग होने की तैयारी में है, 22,000 के नजदीक बैंक निफ्टी बंद होगा, 11,300 के नजदीक निफ्टी बंद होगा, तो कुछ खास बदलाव होता तो नहीं दिख रहा है। स्टॉक्स में देखिए जो कमजोर है, एक्सिस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बड़ा वाला, एचडीएफसी लिमिटेड, ये थोड़ा कमजोर हुआ है, तो ये 2% की कमजोरी 3 शेयरों में आपको दिखेगी हल्की फुल्की। और रिलायंस 1.5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक्स हैं जो थोड़ा दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं बाजार पे। मजबूत क्या है? एनटीपीसी, वाओ 101 नॉट आउट। सुमित जी 101 हो गया एनटीपीसी अब। जी अनिल जी, ये पावर स्टॉक्स में आज देखिए, आज आप सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। एनटीपीसी की सबसे बढ़िया बात है कि आज ये .200 डीएमए लेवल्स पे बंद दे रहा है 101, और फिगर भी बहुत बढ़िया है 101 के ऊपर अभी अगर निकलता है कल, तो आप ये मान लीजिए कि एनटीपीसी में और एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और 8 से 10% का तेजी आप मान के चले एनटीपीसी में और देखने को मिलेगा। हमने 2 से 3 दिन पहले इसके अंदर बाय का व्यू दिया था, तब से वन वे ऊपर चल रहा है, और अभी भी लगता है कि 101 के ऊपर सस्टेन करने पे 8 से 10% का मूव और देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी पर राय। कोल इंडिया, बंसल जी आपका कोल इंडिया कोयला हीरे की तरह चमक रहा है, बताइए और कितना बढ़ेगा कल परसों में? इसमें बड़े वाला ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी इस मंदी के बाजार में वो ब्रेकआउट बड़े वाला देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली इसको होल्ड करना चाहिए। और टेक्निकली इसमें 138 के अराउंड चल रहा है, 142 144 के लेवल्स कल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए कोल इंडिया पर राय 142 तक के टारगेट के लिए। बंसल जी को भी है पसंद इस वक्त। वागले साहब आपका एमजीएल बड़ा आपको पसंद आता है, आज बड़ा मूव देने की तैयारी, 1000 के ऊपर बंद हो रहा है, कल के लिए मजबूत रहेगा ये? अनिल जी कल के लिए मजबूत रहेगा। जिस तरह से प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है 1000, लेकिन थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस आपको 15 रुपए का लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 999 का होगा, शायद आपको कल अपॉर्चुनिटी देगा, बट मुझे 1 से 2 दिनों का अगर टाइम देते हो तो 1050 तक के मुझे बैठ रहा है, तो ये अगले वीक में मुझे लगता है आउट परफॉर्म होगा। सर या तो 1 दिन का टाइम लीजिए या 4 दिन का, 2 दिन का नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 1 दिन के तुरंत बाद सैटरडे संडे आ जाएगा। टाइम 1 दिन का चाहिए या 4 दिन का वागले साहब? जी वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा था अनिल जी। ओके ठीक है, तो सैटरडे संडे को पता चला कि नहीं, तो वागले साहब की रिक्वेस्ट कि भाई मार्केट खुलवाया जाए, एक्शन भरपूर है बाजार में। चलिए तो आज का समय समाप्त। देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात यह है कि बाजार बंद हुए 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर, 100 पॉइंट निफ्टी पर, लेकिन हमारे सबके चेहरे पर खुशी है, कहीं कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं। इंडेक्स जरूर कमजोर हुआ है, कुछ स्टॉक्स कमजोर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में अभी भी मजबूती बरकरार है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुबह से आपको कह रहे थे कि बिल्कुल डरिए घबराइए मत, 11300 के नीचे से ही आपको गिनना है कि आप कमजोर हो रहे हैं कि नहीं, और 21900 22000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहीं से घुमा है। तो अच्छी बात ये, ट्रेंडिंग मार्केट और तेजी के मार्केट की बाजार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करता है और उसके ऊपर बंद होता है। इससे बढ़िया चीज आपके लिए हो नहीं सकती, ये सबसे बढ़िया। लेकिन आपके लिए सबसे बढ़िया जो चीज होती है बाजार बंद होने के बाद, और वो होती है हर शुक्रवार को। कल भी इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए, और कल क्या खास है मैं आपको बता दूं। जल्दी से मस्ती की पाठशाला का मेनू आपके सामने रख दिया जाए, और मेनू ये है कि हम इस वीकेंड पर मनाएंगे गणेशोत्सव। गणपति जी पधारेंगे आपके हमारे सबके घरों में, और बड़ा जश्न होगा, धूमधाम होगा, और हम सब गणपति जी से ये प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि भाई हमारे सबके दुख दर्द दूर किए जाए। तो ऐसा कौन सा विघ्न, ऐसी कौन सी तकलीफ, ऐसी कौन सी पीड़ा, ऐसी कौन सा मतलब तनाव जो हमारे एक्सपर्ट्स को है, किसी दूसरे एक्सपर्ट से, किसी फ्रेंड से, हमारे दर्शकों से, मुझसे, या किसी से भी, या अपने आप से, जिसको वो चाहते हैं कि गणपति जी दूर करें। तो इस बार के गणेशोत्सव में हमारे एक्सपर्ट्स कौन से विघ्न को गणपति जी से दूर करवाना चाहते हैं, इस पर होगी कल मस्ती की पाठशाला। तो आप समझ तो गए होंगे, मस्ती तो होगी, पाठशाला भी होगी, और गणपति जी की हम वंदना पूजा अर्चना भी करेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार शो होगा जो आपके पूरे हफ्ते की थकान उतारकर त्योहार के लिए आपको करेगा तैयार। मिस मत कीजिएगा कल 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला। और आई एम श्योर जैन साहब और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स तो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं। सब लोगों ने अपनी 10 प्रॉब्लम इकट्ठी कर ली होगी। अब मैं उसमें से सेलेक्टिवली 1 या 2 प्रॉब्लम आपकी जो आपकी सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे हो, उसे जो आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, वो आप ज़रूर लेकर आएँ। कल शो में हम करेंगे डिस्कस। आइए शाम का 6 बजे का शेयर
शो आपकी खबर आपका फायदा। एक एग्जाम नौकरी आसान। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। और आज का शो आप लोगों को बहुत देखना जरूरी है, भले आप जॉब में हो हमारी तरह और ना हो तब भी। जो नहीं है उनके लिए तो ज़रूरी है, जो हैं उनके लिए भी, कि क्यों अगर आपके कोई छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, या आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके बड़े काम की चीज़ है ये आज का शो। क्योंकि किसी भी यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा सपना है कि उसकी नौकरी लग जाए। करोड़ों युवा है हिंदुस्तान के जो इस नौकरी का सपना देखते हैं, और स्पेशली सरकारी नौकरी का। और ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान है नहीं। लेकिन सरकार ने अब एक रास्ता बहुत आसान किया है। सरकार ने अब SSC, बैंक, रेलवे की भर्ती परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक करवाने का फैसला किया है, और साथ ही एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने को भी मंजूरी दी है। तो ये दो चीज़ें होंगी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होगा, किस लेवल के लिए CET की परीक्षाएं करवाई जाएगी, और नौकरी पाने की प्रोसेस इससे कितनी आसान होगी, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं जो एजुकेशन सेक्टर पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। जी हाँ, नीतू सिंह, फाउंडर और डायरेक्टर KD कैंपस प्राइवेट लिमिटेड। अमित वडेरा, हेड स्टाफिंग टीम लीड, आपको पता ही है देश की दिग्गज HR कंपनियों में से एक टीम लीड मनीष सबरवाल साहब की कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। प्रवीण महलोत्रा साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करियर गाइडेंस के। ये तीनों मिलकर आपको समझाएंगे कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो एक एग्जाम नौकरी आसान, ये है आपके लिए आज का विशेष शो जो आप मिस मत करिएगा। तो आज रात 6 बजे ये वाला शो आपके लिए जरूर होगा। बाकी तो जैन साहब, तैयारी है कल की? बिल्कुल है अनिल जी। कल का तो देखिए 2 गाने गाने पड़ेंगे। एक तो शुरू का गाना है जो कि मैं एक हिंट दे देता हूं, बंसल जी के एक फेवरेट वर्ड है, उससे मैंने लिया है, पिक किया है, ब्लू स्काई जोन, ब्लू स्काई टेरिटरी, इसको लेकर है। और बाद में गणपति बाप्पा मोरिया का तो एक छोटा सा लास्ट में गाना जरूर से गाएंगे। और बाकी पूरी तैयारी है विघ्न को लेकर। और जिस तरह से जैन साहब आप पहले से तैयारी करके बता रहे, मुझे लग रहा है कि अब मैं ना ये जो टॉपिक है वो लास्ट में ही बताऊं। अब 2 दिन आपका ध्यान तो पूरा ना मस्ती की पाठशाला में लगा हुआ है। रिसर्च तो आप कर नहीं रहोगे। अब आपने फोसेको की रिसर्च तो करके बता दी, कल वापस 9:30 बजे आपको ऐसे ही एक दमदार शेयर देना है, तो आप है ना मस्ती की पाठशाला बाद में करिए। भाई साहब पहले रिसर्च करके स्टॉक बताइए, लोगों को आपके स्टॉक्स की जरूरत है, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ फिर ठीक है, मुझे पता लगा कि आपने सब काम छोड़ के ना गाने बनाने में लग गए। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए जितने दिनों से मस्ती की पाठशाला चल रही है, संदीप जी का जो ये प्रतिभा अनिल जी उभर करके आ रही है, ये बेहतर होते जा रहे हैं अनिल जी। वो दिन दूर नहीं है जब संदीप जी प्रोफेशनली कंसर्ट में बजाएंगे अनिल जी, जिस तरह की उनकी प्रगति चल रही है। तो समय से रोक लीजिए अनिल जी इनको। ना रोकना क्यों है, आगे बढ़े। इतनी प्रतिभा है, इतना टैलेंट है, बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छा नाम करें, बहुत अच्छा गाएं और बहुत सारा कमाएं और हम सबको भी बांटें।